ठीक है, चले हम लोग और देखते हैं कहां तक पढ़ चुके हैं, और वहां जहां तक पढ़ चुके हैं उससे आगे हम लोग चलते हैं। और कुछ प्रश्न जो है आप लोगों को करवा चुके हैं, यहां से भी पढ़ चुके हैं ये सब, है ना। यहां से टेस्ट भी हो चुका है ये सबसे, जहां तक पढ़ चुके हैं बताइएगा। हो चुका है ये सब, हो चुका है ये सब। चले, ये भी हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कुल आपको सीमा 8 डिग्री चैनल, है ना, पढ़ा चुके हैं। थाईलैंड, ये सब तो प्रश्न आ चुका है ना। 8 डिग्री चैनल ये सब पढ़ा चुके हैं, यहां तक पढ़ा चुके हैं ना, इस पेज तक पढ़ा चुके हैं यहां तक। चलिए आ जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट पढ़े थे और कुछ पॉइंट जो छूटा हुआ है वो पॉइंट हम लोग चेक कर लेते हैं और आज देख लेते हैं। यहां से प्रश्न भी आप लोगों को तो यहां से कुछ देखने को मिला था। तो सबसे पहले हम लोग को देखने को मिला क्या, सब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पढ़ चुके हैं, क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, जानते भी हैं। और यह स्थिति है कहां पर, देखेंगे इंदिरा पॉइंट है कहां पर है, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे आपको नीचे में जो देखने को मिलता है वृहद निकोबार, जिसको बोलते हैं कि ग्रेट निकोबार इंग्लिश में, यहां पर आपको देखने को मिलता है ना। स्थिति भी हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद यदि बात करें, यहीं पर आप लोग से पूछे थे कि आप इसका पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है, एक प्रश्न पूछे थे और यहां से आप लोगों को प्रश्न जैसे ही पूछे तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। तो एक तो पुराना नाम आप लोग जानते हैं कि इसका इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है, पिग्मिलियन पॉइंट जानते हैं, क्या नाम जानते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट जानते हैं। और एक और नाम से इसको जानते हैं, किस नाम से, पार्सन्स आपको पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो 2 पॉइंट आपको बता रहे हैं, एक पिग्मिलियन पॉइंट और दूसरा कौन सा, पार्सन्स पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। इस पर्दा को थोड़ा सा उस पर्दा को खींच दीजिए। हाँ चलिए हो गया। तो ये पॉइंट आपको, और यहां से प्रश्न आप लोगों को दिक्कत हुआ था बनाने में, है ना। पिग्मिलियन तो जानते थे लेकिन पार्सन्स नहीं जानते थे। पार्सन्स भी जो है इसी का पुराना नाम हुआ करता है, ठीक है। उसके बाद भूमध्य रेखा का नाम यदि बात करें कि भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा का नाम तो नहीं, भूमध्य रेखा से दूरी यदि बात करें कि दूरी कितनी है हम लोगों को, तो ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछे थे कि यह भूमध्य रेखा से जो है 0 डिग्री से लगभग 876 किलोमीटर की दूरी पर यह देखने को मिलता है। कितना, तो ये प्रश्न सीधे तो ऊपर था कि कितना किलोमीटर दूरी पर, तो 876 किलोमीटर। यदि बात करें कि ये पॉइंट हम लोग को है कहां पर, जो इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है, ये पॉइंट है हम लोगों के पास जो है 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश में स्थित आपको देखने को मिलता है, जो कि 876 किलोमीटर दूरी हो जाती है 0 डिग्री अक्षांश से। तो 0 डिग्री अक्षांश और 6 डिग्री 45 मिनट के बीच में कितना किलोमीटर का फासला है, 876 किलोमीटर का। और भारत की मुख्य भूमि सबसे दक्षिणतम बिंदु ये जानते हैं आप लोग क्या है, ये कन्याकुमारी है। इसमें तो बताने की कोई बात नहीं है ना। और देख लेते हैं क्या क्या था। सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु किस नाम से जानते हैं, इसको इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। सबसे ऊपर में यदि बात करें तो इसको इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। और स्थिति देखते हैं कि इसकी स्थिति कहां पर है इंदिरा कौल, तो यह जो है वर्तमान में लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, तो यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है ना। कौन सा, इंदिरा कौल। पर्वतमाला यदि बात करें तो यह पूर्वी काराकोरम आपको पर्वतमाला की सियाचिन जो आपको मुश्ताक देखने को मिलता है, तो ये जरूरत नहीं है लेकिन आपको बता चुके हैं, बता देते हैं आपको। सियाचिन ग्लेशियर जानते हैं, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम चर्चा भी फिर से करेंगे। तो सियाचिन आपको मुश्ताक उप श्रेणी में ये सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित देखने को मिलता है। तो सियाचिन ग्लेशियर हम लोगों के पास है, तो सियाचिन ग्लेशियर में ही कौन सा है, इंदिरा कौल आपको देखने को मिलता है। और इसका पूर्व नाम आपको लिख चुके हैं, इसका पूर्व नाम जो है इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है, इंदिरा गांधी के नाम से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो इसका पूर्व नाम क्या है, आपको इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है, बल्कि 1912 ईस्वी में आप कौन है व्यक्ति, तो बुलक वर्कमैन के द्वारा धन की देवी, और धन की देवी कौन सी, लक्ष्मी, और इनके नाम पर जो है लक्ष्मी को जो है पर्यायवाची में इंदिरा के नाम से भी जाना जाता है ना। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होता है, इंदिरा। और ये जो है इंदिरा, कौन सा इंदिरा है, ये लक्ष्मी देवी जो ये लक्ष्मी है, धन की देवी लक्ष्मी, इनके नाम पर रखा गया है। और ये किनके द्वारा, बुल्क आपको वर्कमैन के द्वारा रखा गया है। तो इसका इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। और कब नाम रखा जा रहा है,
1912 ईस्वी में। जबकि यदि बात करें कि इंदिरा गांधी का जन्म कब हो रहा है, तो इंदिरा गांधी का जन्म 1917 के आसपास, एक्यूरेट याद नहीं है, 1917 के आसपास में होगा, है ना। 1917 से 1984 तक इंदिरा गांधी का कार्यकाल कह सकते हैं, पूरा जीवन। और 1984 तक नहीं है, 84 में ही, 17 से 84 रहती थी। यहां पर तो है, जब पहले आई ही नहीं है तो यहां से नाम कैसे रखा जाएगा 1912 में, तो नाम कैसे रखा गया है समझ चुके होंगे, है ना। और ये कौन सा था, सबसे उत्तरी पॉइंट था। सबसे यदि बात करें कि पश्चिमी पॉइंट, तो जानते होंगे सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, गुहार मोती, जो कि सरक्रिक और सरक्रिक के पास आपको देखने को मिलता है। सरक्रिक के बारे में और जानेंगे अच्छे से। स्थिति कहां पर है, तो ये गुजरात के कच्छ जिला में है। कहां पर है, गुहार मोती यदि बात करें तो गुजरात के कहां पर देखने को मिलता है, ये कच्छ के पास देखने को मिलता है। और कच्छ का गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी में बसा हुआ भौगोलिक बिंदु माना जाता है हम लोगों का। सबसे पूर्वी बिंदु यदि बात करें कि सबसे पूर्वी बिंदु जान रहे हैं कौन सा है, पूर्वी बिंदु किबिथु है। तो ये किबिथु है कहां पर, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, अंजाव जिले में। कौन से जिले में, अंजाव जिले में। और अरुणाचल प्रदेश राज्य कम से कम याद रहनी चाहिए कि राज्य कहां से, तो आपको राज्य आपको अरुणाचल प्रदेश। यदि जिला बहुत नीचे हद तक जाएगा तो ये जिला पूछ सकता है, तो जिला आपको अंजाव जिले में देखने को मिलता है। और यहां से भारत में सूर्योदय सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले भारत में यदि बात करें कहां पर सूर्योदय देखने को मिलेगा, तो यही आपको किबिथु में देखने को मिलता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, क्योंकि सबसे पूर्व की ओर कौन सा है, तो किबिथु है। तो और किबिथु आपको सबसे पहले दिखाई पड़ेगा, सूर्योदय यहीं पर देखने को मिलता है। कुछ लुसेंट में और पॉइंट लिखा हुआ है, इसके बाद देखेंगे। लुसेंट लेके आए हैं ना, चलिए ठीक है। एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है, ये कोवाला पॉइंट, ये है कहां पर, तो कोवाला पॉइंट कहां पर है, ये मुंबई महाराष्ट्र में। केवल इतना ही लुसेंट में लिखा हुआ है। कोवाला कहां पर है, कोवाला पॉइंट ये मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। यह दक्षिण मुंबई के आपको कोवाला क्षेत्र में अंतिम छोर पर स्थित एक तटीय बिंदु आपको देखने को मिलता है। यह मुंबई बंदरगाह का जो है प्राकृतिक मुहाना बनाता है। और ऐतिहासिक कोवाला जो है लाइट हाउस यहां पर स्थित है। क्या है, लाइट हाउस। किसी भी दूसरे क्षेत्र से यदि जहाज आ रहा है तो कैसे पता चलेगा कि ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कौन से, ये पश्चिम जाएगा, पूर्व जाएगा, किधर जाएगा, पश्चिम में है, महाराष्ट्र पश्चिम में है ना। तो पश्चिम की तरफ से जो भी आपको अरब सागर की तरफ से जहाज आएगा तो उसको जो है कम से कम जो ये सूचित करेगा, तो ये कहां से, ये लाइट हाउस। लाइट हाउस जो है किसी भी दिशा निर्देश करती है जहाजों को रात्रि समय कि किधर आना है ना। तो आपको कोवाला लाइट हाउस कहां पर देखने को मिलता है, इसी के नाम पर रखा गया है। कोवाला लाइट हाउस जो है, कोवाला आपको कहां पर है, ये मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। याद रहेगा, लाइट हाउस यहां पर देखने को मिलेगा। जो आपको 3 पॉइंट देखने को मिल रहा है, यहां पर तीनों तरफ भारत में जो है लाइट हाउस है। उसके बाद एक देखने को मिल रहा है पॉइंट आपको कालीमरे। और पॉइंट कालीमरे कहां पर, तो ये तमिलनाडु में, एक उस साइड एक इस साइड। तो आपको ये कहां पर देखने को मिल रहा है, तमिलनाडु में। और ये क्या नाम है, पॉइंट कालीमरी। तो ये पॉइंट कालीमरी है क्या, तो पॉइंट कालीमरी ये है क्या, तो यह तमिलनाडु के आपको नागापट्टिनम में जिले में कोरोमंडल तट पर स्थित आपको ये क्या है, एक अंतरिम द्वीप है। द्वीप का नहीं सकते, अंतरिम आपको केप कह सकते हैं, है ना। और अंतरिम केप आपको पढ़ाए हैं कि जो आपको देखने को मिलता है प्रायद्वीप, सेम प्रायद्वीप के ही जैसे, लेकिन लंबी श्रृंखला जो होती है उसको क्या बोलते हैं, केप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको अंतरिम है और यह कह सकते हैं, आप केप कह सकते हैं। केप अच्छे से याद रहेगा, अंतरिम द्वीप अच्छे से याद नहीं रहता है तो केप आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये आपको कोरोमंडल तट पर आपको देखने को मिलता है। तो ये कहां पर देखने को मिलेगा, पॉइंट कालीमरी, तमिलनाडु में देखने को मिला। और यहां पर जो है ये पॉइंट कालीमरी वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, जो प्रवासी पक्षियों और विशेषकर जो है रामसर साइट के रूप में ये प्रसिद्ध है। रामसर क्या होता है, नहीं होता है, करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, है ना, और पढ़ भी चुके हैं। करंट अफेयर्स में सब रटवा चुके हैं रामसर स्थल। कुल कितना रामसर स्थल, कुल कितना रामसर स्थल, 100, है ना। सबसे पहला प्रश्न भी यहीं से था, है ना, जब करंट अफेयर्स में रामसर करवाए थे, जब होमवर्क आपको दिया हुआ था। तो ये आपको जान रहे हैं। और उसके बाद तो ये रामसर साइट वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो ये जरूरत नहीं है रटने के लिए, लेकिन आपको केवल रटना क्या है कि पॉइंट कालीमरी। ये इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम आपको याद रहे कि पॉइंट कालीमरी है क्या, है ना। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है हम लोगों के पास, कौन सा, पॉइंट पेड्रो। और पॉइंट पेड्रो देखिएगा तो ओरिजिनल में हम लोगों के पास है नहीं, ये आपको श्रीलंका के पास चला जाएगा। पॉइंट पेड्रो जो है यह कहां पर देखने को मिलता है, जाफना श्रीलंका के पास।
पॉइंट कहां पर है? पेड्रो जाफना श्रीलंका। यह श्रीलंका के आपको उत्तरी प्रांत के जाफना प्रायद्वीप के सबसे उत्तरी छोर पर आपको देखने को मिलता है। कहां पर? श्रीलंका के, भारत के नहीं। कहां पर लिखा है? यह श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना प्रायद्वीप के सबसे उत्तर में देखने को मिलता है। मान लेते हैं ये श्रीलंका छोटू सा रहेगा, इसका उत्तरी पॉइंट ये रहेगा, और यहीं पर आपको ये जो आपको देखने को मिलेगा जाफना प्रायद्वीप। तो जाफना प्रायद्वीप के पास क्या है? ये पॉइंट आपको पेड्रो देखने को मिलेगा। ठीक है, यह श्रीलंका का सबसे क्या है? उत्तरी बिंदु है ना? श्रीलंका का क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु। और भारत के तमिलनाडु तट से जो है इसकी दूरी काफी कम है, और यह पाक जलटम मध्य के पास क्या है? स्थित है। तो ये बातें हो चुकी है, और ये बातें हो चुकी है। तो जाफना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लाइट हाउस रहेगा, ठीक है, दिशा के लिए। तो 3 आपके लिए लाइट हाउस है हम लोग के पास। कितना लाइट हाउस है? 3 लाइट हाउस है। सबसे पहला यदि बात करें कि सबसे पहला कौन सा है? कोवाला लाइट। कोवाला आपको पॉइंट देखने को, कोवाला कहां पर देखने को मिल रहा है? मुंबई में, महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरा जो है कौन सा पॉइंट? कालीमड़े। तीसरा जो है पॉइंट पेड्रो। तो ये 3 पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट के पास क्या रहेगा? लाइट हाउस रहेगा। यदि बंगाल की खाड़ी की तरफ से यदि कोई जहाज आ रही है, तो बंगाल की खाड़ी के पास आ रही है, तो कौन सा? कालीमड़े वाला है ना। इधर वाला से सभी जहाज को क्या करेंगे? दिशा निर्देश ये करेगा। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको एक अरब सागर की तरफ से। तो अरब सागर की तरफ से रहेगा तो कौन सा रहेगा? इधर अरब सागर नहीं, अरब सागर हम बोल रहे हैं। अरब सागर मुंबई किधर है? तो मुंबई अरब सागर की तरफ नहीं है। तो ये कौन सा रहेगा? केलेमेरे, कोवाला है ना। उसके बाद यहां पर ये श्रीलंका है, और श्रीलंका के उत्तरी पॉइंट जाफना है। ठीक है, और ये आपको हिंद महासागर की तरफ कह सकते हैं। ठीक है, हिंद महासागर की तरफ से जो जहाज आएगी उसको आपको 3 तरफ से जो है दिशा सूचक आपको लाइट हाउस का ये काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और ये सबसे श्रीलंका का सबसे कह सकते हैं कि आपको उत्तरी पॉइंट देखने को मिलेगा। और यहां से उत्तरी पॉइंट उसका है तो हम लोग से नजदीक देखने को हो जाएगा, क्या कहते हैं, आपको तमिलनाडु की तरफ से। चले, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। टेस्ट नहीं दिए थे, क्वेश्चन भी नहीं लिए, है ना। कितना आप, तो ये आप समझेंगे। ठीक है, मेरे तरफ से जो है पूरी तरह से क्लियर करवा दिया जा रहा है प्रश्न, और जो क्लियर नहीं होगा तो वो आप समझेंगे। चले आगे चले। मैकमोहन रेखा हम लोग को देखने को मिलता है। मैकमोहन रेखा एक लाइन में लिखा हुआ है लूसेंट में। क्या लिखा हुआ है लूसेंट में? मैकमोहन रेखा जो है किसको किसको अलग कर रहा है? भारत और चीन को, है ना। और इसके बीच हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या ये रेखा कब आ रही है, नहीं आ रही है, इसके बारे में जो है थोड़ा सा जानकारी हम लोग देख लेते हैं ना। आवाज ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक, आवाज कम कर दीजिएगा। पिछले बार क्लास का आवाज थोड़ा सा फंस फंस के आ रहा था, है ना। चलिए ठीक है, वो दिव्यांशु जी के गड़बड़ी की वजह से हुआ था, है ना, उनके दिक्कत से हुआ था। 4-5 क्या कहते हैं जोड़ दिए, इसी से कहां से काम कर पाएगा। चलिए यहां पर आते हैं। तो मैकमोहन आपको भारत और चीन के बीच में ये क्या है? ये सीमा रेखा का ये निर्धारण करता है। किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। एक लाइन पे याद रहेगा, लेकिन और क्या यहां से फैक्ट बन सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत और चीन की संपूर्ण सीमा को जो है मैकमोहन रेखा नहीं कहा जाता है। अब यहां पर लिखे हैं कि भारत देखेंगे आप, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो भारत और चाइना के बीच में है ना, भारत और चाइना के बीच में जो है सीमा रेखा का निर्धारण कहां से कहां तक जाता है? किस लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, याद है ना, पहले पढ़ चुके हैं, लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो लद्दाख रहेगा, लद्दाख के बाद उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश टच करेगा, उत्तर प्रदेश के बाद नहीं टच करेगा, उसके बाद चल सिक्किम, है ना, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब क्या ये सभी रेखा को यदि बात करें कि क्या लद्दाख वाले को, क्या आपको क्या कहते हैं यहां पर जो है उत्तराखंड वाले को भी, क्या सिक्किम वाले को, या अरुणाचल प्रदेश वाले को, किसको हम बोलते हैं मैकमोहन? क्या सभी को मैकमोहन रेखा बोलते हैं? हाँ, अभी तक तो यही, अरे ये लाइन हम नहीं जानते हैं, तो इस लाइन से तो यही समझेंगे, इस लाइन से तब तो यही समझेंगे कि सभी को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। जहां पर भी क्या कहते हैं भारत चाइना के बीच में है डिवाइड रेखा,
उसको मैकमोहन। लेकिन ये सही नहीं है बातें, है ना। आज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे अच्छे से क्या सही है ना। तो भारत और चीन की संपूर्ण सीमा को जो है मैकमोहन रेखा नहीं कहा जाता। यह रेखा जो है केवल 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 भारत के पूर्वोत्तर राज्य, मुख्य रूप से जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की ये क्या है, सीमा का ये निर्धारण करता है। तिब्बत पर समझ रहे हैं कि आपको 1949 से पूर्णतः किसका अधिकार है, चाइना का। तो तिब्बत बोले या चीन बोले, बात बराबर है ना। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वोत्तर राज्य जो आपको देखने को मिलता है, और अरुणाचल प्रदेश पर क्यों वो अपना अधिकार कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, इस पर भी बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश वो बोलता है ना कि तवांग घाटी ये सब जो है मेरा ही है ना, क्यों बोलता है उस पर भी बात करते हैं। तो केवल भारत के आपको पूर्वोत्तर राज्य और ये कहां पर, तो मुख्य रूप से जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत वाला जो क्षेत्र देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। केवल इसी को मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो इधर वाला बेचारा सब क्या होगा, इसका कुछ तब तो नाम होगा, है ना। तो देखेंगे इसका क्या नाम है। अब देखिए इसकी कहानी क्या है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता के दौरान जो है इसे ब्रिटिश भारत, उस वक्त ब्रिटिश था हम लोगों के पास, तो ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच में क्या होती है, ये स्वीकार किया जाता है, मतलब समझौता होती है। किसके किसके बीच में, ये जो मैकमोहन रेखा यदि बन रहा है, हम शॉर्ट किए हैं कहानी को, कहानी लंबी है लेकिन हम शॉर्ट किए हैं कि 1914 ईस्वी में होता है कौन सा समझौता, शिमला समझौता। याद रहेगा शिमला समझौता कब हो रही है, 1914 ईस्वी में भारत और चाइना के बीच में, जो आपको सीमा का निर्धारण करने के लिए, और सीमा का निर्धारण करने के लिए जब हो रही है, इसी को बोलते हैं मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और भारत मैकमोहन रेखा को जो है आधिकारिक और कानूनी अंतरराष्ट्रीय सीमा माना जाता है, जबकि चीन इसे मानने से क्या करता है, इनकार करता है। चीन बोलता है कि ये सही नहीं है। क्यों नहीं बोलता है बता दिए। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये कब हो रही है, 1914 ईस्वी में। और 1914 ईस्वी में तिब्बत क्या है, स्वतंत्र देश है। 1914 ईस्वी में तिब्बत क्या है, स्वतंत्र देश। इस पर अधिकार कब कर लिया है, 1949 में, है ना। और इसके बाद मान के चले कि ये बोला जाता क्या है कि आपको पूर्णतः जो इस पे जब अधिकार हो जाता है तिब्बत पर, तो ये बोलता क्या है कि ये तो सही नहीं है, मेरे से तुमको समझौता करना पड़ेगा। भारत को बोल रहा है वो क्या, कि मेरे समझौता, ये समझौता सही नहीं है। उसी लाइन को यहां पे लिखे हैं। भारत और मैकमोहन आधिकारिक जो आपको देखने को मिल रहा है कानूनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को ये क्या करता है, मानता है। भारत जब मानता है, भारत बोलता है कि हम तो किए हैं, मानेंगे, जबकि चीन इसे मानने से क्या करता है, इनकार। चीन का क्या तर्क है कि 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, है ना, इसलिए उसके पास जो है संधि पर हस्ताक्षर करने का संप्रभु अधिकार नहीं है। वो बोल रहा है कि स्वतंत्र नहीं था। वो कह सकते हैं 1914 ईस्वी में चीन का तर्क है क्या, कि 1914 ईस्वी में तिब्बत जो है, मेरा मतलब उसका कहना क्या है कि वो स्वतंत्र किस रूप में नहीं है, ये हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र नहीं है ना। जब तक तुम मेरे से पूछोगे नहीं तब तक हस्ताक्षर नहीं करोगे। तो उसका कहना है कि चीन का तर्क है कि 1914 ईस्वी में तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, इसलिए उसके पास जो है, उसका सीधी सी बात है, कहना है क्या, मेरे तिब्बत पर मेरा शुरुआत से अधिकार है, तिब्बत मेरा ही है। वो कैसे सिग्नेचर कर देगा, सिग्नेचर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जबकि 1914 ईस्वी में भारत मानता है कि वो क्या है, स्वतंत्र है, जबकि वो मानता है कि स्वतंत्र नहीं है। वो उसका कहना है कि इस पे मेरा अधिकार था। लेकिन इसी वजह से जो है यहां पर जो है ये मामला फंसा हुआ, किसका, फंसा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से आधिकारिक और कानूनी अंतरराष्ट्रीय मान्यता मानते हैं कि इसकी को मान्यता देंगे, इसी को 1914 वाले को ही मान्यता देंगे। समझ में आ रहा है क्यों विवाद हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे। ठीक, कुछ देखिए आप लोग थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, है ना। केवल जीएस को रट के जो है काम नहीं चलेगा, कुछ बातें समझ जाइएगा तो आपको किसी से बातचीत करने में आपके पास नॉलेज का जो है थोड़ा सा बढ़ोतरी होता हुआ रहेगा, और प्रश्न अच्छे से बनेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रश्न इधर उधर भी पूछेगा तो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं आप, है ना, ऑप्शन को जो है तैयार कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर, यहां पर चलते हैं अगले पॉइंट पर। लद्दाख वाले क्षेत्र अब आ जाता है किसमें, मैकमोहन समझ चुके हैं, मैकमोहन तो समझ गए। अब लद्दाख वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे और क्या कहते हैं, यहां पर जो देखने को मिलेगा। और एक क्षेत्र कौन सा, हाँ, उत्तराखंड वाले क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, चलिए ये देख लेते हैं। तो लद्दाख वाले क्षेत्र को जो है भारत और चीन की सीमा को जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा कहा जाता है।
भारत और चीन की जो है कुल सीमा कितना है, पड़ चुके हैं 3488 किलोमीटर है। तो रणनीतिक और भौगोलिक आधार पर जो है इसको कितने सेक्टरों में बांटा गया है, 3 सेक्टर में विभाजित किया गया है कि कहां कहां पर हम लोग जो है इसको पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। सेक्टर यदि बात करें कि 3 सेक्टर कौन सा, एक है आपको पश्चिमी सेक्टर, एक है मध्य सेक्टर, एक है पूर्वी सेक्टर। पूर्वी सेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पर ले लेते हैं सिक्किम को भी उसी जगह समेट लेते हैं। सिक्किम बाद में हम लोग एंट्री कर लेते हैं, तो बाद में सिक्किम को भी एंट्री कर लेते हैं ना। सिक्किम को बाद में भारत में मिलाया जाता है 1974-75, ठीक है ना। तो यहां पर इसको भी एंट्री यहीं पर कर लेते हैं, तो ये मैकमोहन वाला ही रेखा से बन जाएगा। तो पूर्वी सेक्टर का आपको अरुणाचल प्रदेश, और इसी सेक्टर में जो है क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा स्थित है। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर जो है अपना क्या करता है, दावा ठोकता है। ये क्या बोलता है, चीन क्या बोलता है, पूरा का पूरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है ना। क्यों मेरा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो 1914 वाले को क्या बोलता है कि ये जो है सही नहीं है ना, क्योंकि मेरे से बिना पूछे हुए ये सिग्नेचर कर दिया, तो इसका कोई महत्व थोड़े है, ये क्या कहते हैं कोई देश थोड़े था। हाँ, उसका कहना है कि ये कोई देश थोड़े था जो क्या कहते हैं तुम इससे सिग्नेचर करवा लिए हो, तुम जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लिए हो, ये चाइना का कहना है ना। लेकिन हम लोग उसको जो है ये मानते हैं कि तुम 1949 ईस्वी तक क्या है वो स्वतंत्र देश हुआ करता था तिब्बत, लेकिन उस पर कब्जा कर लिया कौन, चाइना कर लिया, ठीक है। तो ये तो आप पूर्वी सेक्टर समझ चुके होंगे, है ना। पूर्वी सेक्टर मतलब इधर वाला भाग। और अब जो हम लोग को बचा है, आपको यहां पर लिखा हुआ है पश्चिमी। पश्चिमी सेक्टर किसको बोल रहे हैं, जो आपको ये लद्दाख वाला भाग है, सबसे पश्चिमी एकदम पूरी देखेंगे तो सबसे पश्चिमी भाग भारत की तरफ से है ना, लद्दाख वाला। पश्चिमी सेक्टर क्या है, लद्दाख का क्षेत्र। यहां पर जो है अक्साई चीन का जो है विवादित क्षेत्र है, और सीमा को जो है क्या कहा जाता है, किस नाम जानते हैं, LAC के लाइन ऑफ एक्चुअल आपको बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। याद रहेगा, LOC अलग है, LAC अलग है। यहां LAC पढ़ेंगे, अभी कुछ देर के बाद ही पढ़ेंगे, LOC के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल किसके किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में देखने को मिलता है, और भारत का किस राज्य के बीच में, जो लद्दाख वाला क्षेत्र है उसके बीच में देखने को मिलता है। तीसरा जो आपको बच चुका है, कौन सा सेक्टर बच चुका है, मध्य सेक्टर। और मध्य सेक्टर में कौन सा आएगा, ये जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला क्षेत्र आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हिमाचल और उत्तराखंड का क्षेत्र जो बीच में आपको इधर से देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश ऊपर, उत्तराखंड और हिमाचल का क्षेत्र, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है, यहां पर सबसे शांत और कम विवादित सेक्टर माना जाता है, और इसको मध्य सेक्टर रखते हैं। मध्य सेक्टर इसमें यहां पर जो है किसी प्रकार का कोई झगड़ा, हाँ रेखा तो है, इसको नाम ही रखा गया, इसका क्या कहते हैं, सबसे शांत आपको कह सकते हैं सेक्टर माना जाता है। सबसे रेखा विभाजित कर दिया गया सबसे शांत सेक्टर के रूप में, ठीक है। तो यहां पर 3 सेक्टर के रूप में आपको बांटा गया है, यह याद रहेगा। तो ये सबसे कम आपको लड़ाई झगड़ा कहां पर, मध्य सेक्टर में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा कहां पर देखने को मिलेगा आपको, ये पूर्वी सेक्टर में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी जब यहां पर 1962 ईस्वी में एक लड़ाई हो चुका है ना, भारत और किसके बीच में, चाइना के बीच में 1962 ईस्वी में लड़ाई हुआ है। और जब 1962 ईस्वी में लड़ाई हुआ है, तब जो है ये क्या कर लिया, हम लोगों का कुछ जमीन जो है हड़प लिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 3 सेक्टर पर हैं, तो तीनों सेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा मैपिंग करते हैं कि कहां कहां पर ये देखने को मिलता है। अभी हम लोग जाने, एक तो जाने क्या कहते हैं, यहां पर भूटान भी है ना। भूटान का भी क्या कहते हैं, हम ही लोग देख रेख करते हैं, एक तरह से उसकी सुरक्षा का देख रेख कौन करता है, भारत ही सरकार ही करता है। और उसके बाद देखने को मिलता है आपको अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आपको देखने को मिलता है। अपना मैप आप निकालेगा, ये तो जूमिंग किया हुआ मैप है, तो ये आप देखिएगा तो आपको सिक्किम भी देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, ये पूरी तरह से जो रेड लाइन जा रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। ये कब इसका गठन हुआ है, इस लाइन को कंट्रोल कब किया गया है, 1914 ईस्वी में, ठीक है। क्या बोले, 1914 में, हाँ ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है 1914, कम से कम याद रहना चाहिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ। लेकिन वो क्यों नहीं मानता है, क्योंकि वो बोलता है कि तिब्बत स्वतंत्र देश नहीं था उनके अनुसार से, और इस वजह से ये जो सिग्नेचर किया है ये सही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश उसके हिसाब से जो है तवांग घाटी तक जो है पूरी तरह अपना वो मानता है। और इसी वजह से एक और बात आपको IR में पूछा जाता है, वो IR वैसे आप लोगों के अंतर्गत नहीं है, पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य को जो है वो वीजा नहीं प्रदान करता है, चाइना वीजा प्रदान नहीं करता है, किस राज्य को, अरुणाचल प्रदेश को। इसको जो है स्टेपलर वीजा, इसको बोला जाता है। इस राज्य वाला कोई व्यक्ति चाइना जाना चाहता है, मान लेते हैं यहाँ का कोई व्यक्ति है और जाना चाह रहा है कहाँ, चाइना जाना चाहता है, वीजा नहीं दीजिएगा तो जा नहीं पाएगा बेचारा, ठीक है। तो इसको वीजा नहीं देगा, और वीजा नहीं देने के लिए तब तो जाएगा नहीं, लेकिन बोलेगा कि कोई बात नहीं, तुम तो मेरा ही नागरिक हो,
है ना। लेकिन तुमको जो है हम देते हैं कौन सा वीजा, स्टेपलर। कौन सा वीजा देगा, ये स्टेपलर वीजा देगा। तो स्टेपलर वीजा कौन सा राज्य के लिए जारी किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी किया। यदि वीजा दे दिया इसका मतलब क्या है कि आप वो समझ लेगा कि ये तो भारत का है, इसी वजह से वो वीजा नहीं देता है। समझ रहे ना, वीजा क्यों नहीं देता है, तो वीजा इस वजह से नहीं देता। वीजा किसको देते हैं, आप दूसरे देश वाले को देते हैं, अपने देश वाले को थोड़ा वीजा दीजिएगा। तो दूसरे, हाँ वो क्या कह रहा है, वो उसका कहना है कि वो तो मेरा है, इसलिए वो नहीं देता है ना। वीजा वो नहीं देगा, जिस देश आप जाना चाहेंगे वीजा वो देश देता है। ठीक है, क्या बोले, तो दे तो रहा है स्टेपलर वीजा। एक आपको पेज पर जो है लिख करके जो है स्टेपलर मार देता है ना, कि आओ तुम घूमने के लिए, भारत का नागरिक, हम समझ रहे हैं कि तुम भारत का है, लेकिन तुम जो है एक प्रकार का मेरा ही नागरिक है। ठीक है, वो मानता है कि ये मेरा ही नागरिक है ना, इसी वजह से वीजा इसको नहीं देता है। चलें आगे। अगला आपको देखने को मिलता है, एक नाम देखे थे हम लोग, एलएसी के बारे में देखे थे। क्या देखे थे, एलएसी। तो मैप में भी देखते चलेंगे जिससे कि हमको साफ क्लियर होता चलेगा कि एलएसी क्या है। तो आपको ये है लद्दाख, ये क्या है लद्दाख, और ये क्या है, ये भी है। हम लोग अपने मैप में इसको दर्शाते हैं, गौर करिएगा, देखिएगा, इसको भी दर्शाते हैं, है ना, इसको भी दर्शाते हैं हम लोग अपने मैप में। लेकिन ये भी हम लोग के पास नहीं है, ये भी हम लोग के पास नहीं है। मुकुट में दो आपको सर होता है ना, क्या कहते हैं उसको, सिंह निकला हुआ है ना, तो एक सिंह इधर से एक सिंह इधर से, दोनों सिंह टूट गया है भारत का। ठीक है, अब ये कब जन्म लेगा फिर से पता नहीं। तो यहां पर जो आपको देखने को मिलता है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसको बोल रहे हैं अक्साई चिन्ह, ये समझ में आ रहा है, जो रेड में आपको दिखा हुआ। और ये जो लाइनिंग यहां पर किया गया है 1962 के बाद यहां पर क्या किया गया, एक लाइन तैयार किया गया, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल आपको बोलते हैं। नहीं लिखा हुआ यहां पर कहीं, हाँ यहां पर लिखा हुआ है, ये जो आपको लिखा हुआ है क्या, लाइन ऑफ एक्चुअल। इसको पेन चेंज करें, ये जो आपके पास है ये क्या है, आपको वास्तविक नियंत्रण रेखा कह सकते हैं कि यही आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग के पास इतना ही लद्दाख है। ये लद्दाख पर किसका अधिकार है, चाइना का अधिकार है। तो इसको मैकमोहन रेखा नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, एलएसी बोलते हैं। याद रहेगा एलएसी क्या हो गया। चलिए अगला हम लोग को देखने को मिलेगा, एक शांत क्षेत्र देखने को मिल रहा है ना, सेंट्रल, उसका नाम ही आपको शांत या कह सकते हैं कि मध्य क्षेत्र। क्या नाम है उसका, मध्य क्षेत्र है, और सेंट्रल आपको सेक्टर है। और सेंट्रल सेक्टर जो है आपको जो हिमाचल और कौन सा, उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र देखने को मिलता है, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, यहां से लेके आपको इस जगह का बीच का ये जो क्षेत्र देखने को मिलता है ना, नेपाल, यहां से उसके बाद तो नेपाल स्टार्ट हो जाता है। ये बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेंट्रल आपको सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। इसका कोई नया नाम नहीं है ना, सेंट्रल सेक्टर बोल सकते हैं, शांत क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो तीन विभाजित आपको किससे बन रही है, ये आपको चाइना से। तो याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है, और कुछ लिखा हुआ है उसका, नहीं लिखा हुआ है। चलिए यहां लिखा हुआ है नोट में। चलिए काराकोरम आपको लिखा हुआ है, काराकोरम पर आते हैं। यहां पर लिखा हुआ काराकोरम रेंज जो है इसको जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, काराकोरम रेंज को जो है जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। ये लिखा हुआ, हाँ। तो उसके बाद आप ये जल विभाजक के रूप में इसको क्यों जाना जाता है काराकोरम रेंज को, इसको देखेंगे। तो काराकोरम जो है पर्वतमाला सिंधु नदी बेसिन। आप देखेंगे कि काराकोरम यहां से जो देखेंगे आप, मैप है आपके पास, मैप है, मैप है तो ठीक है। यदि नया मैप नहीं है तो मेरे पास लिया नहीं है। चलिए हाँ, अरे कहां चला गया, यहां पर है ना। चलिए ये काराकोरम का रेंज आपको देखने को मिलता है। ये जो आपको ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, काराकोरम रेंज श्रेणी है। हम लोग पढ़ेंगे, इसका विस्तार पढ़ेंगे, भौगोलिक विस्तार में आगे होगा। ऊपर में जो देखेंगे तो ये आपको भारत वाला में ही देखने को मिल जाएगा। भारत का जो आपको फिजिकल देखने को मिलेगा उसमें देखने को मिलेगा। और भारत पहला पेज फिजिकल, हाँ यहीं पर यही ठीक तो था, इसी पेज में, इसी पेज में ऊपर में देखिए, ऊपर में सबसे ऊपर में यहां पर ये देखिए काराकोरम रेंज है ना, वही कलर में तो है, सेम वही पेज आपका पहला पेज लिया हुआ है ना। अभी काराकोरम रेंज रखेंगे यार, क्या होती है लद्दाख रेंज, क्या होता है जास्कर, ये सब अभी छोड़ेंगे। केवल आपको देखने को सबसे ऊपर में कौन सा, काराकोरम रेंज। यहां से देखेंगे तो नदियां जो है दो तरफ जाएगी। एक नदियां जाएगी एक तरफ कह सकते हैं भारत या पाकिस्तान की तरफ, सीधी सी बात है। एक अरब सागर की तरफ आएगी है ना, एक किधर आएगी अरब सागर की तरफ। एक नदियां इधर जा सकती है, एक इधर से लुढ़क के आएगी तो एक इधर आएगी, एक किधर जाएगी चाइना की तरफ जाएगी, दो तरफ। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, जल विभाजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
जल विभाजक किस श्रेणी को? काराकोरम रेंज श्रेणी को क्या बोला जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप और चाइना के बीच में जो है ये आपको जाना जाता है किसके रूप में? जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। आइए अब पढ़ लेते हैं इससे क्या क्या बातें लिखी हुई है। तो काराकोरम पर्वत माला सिंधु नदी बेसिन जो भारतीय उपमहाद्वीप और अरब सागर की ओर ये बहती है। जो आपको सिंधु नदी किधर जा रही है? अरब सागर की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत में भी और पाकिस्तान में भी ये बहती है। और तारिम बेसिन, आपको एक तारिम बेसिन देखने को मिलता है जो चाइना के किस क्षेत्र में है? सिनजियांग क्षेत्र की ओर ये जाती है ना। तो तारिम बेसिन जो कुछ नदियां जाती है आपको तारिम बेसिन की तरफ जो चीन के सिनजियांग की ओर ये जाती है। आपके पास ये लाइन नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है, के बीच एक प्राकृतिक आपको ये जल विभाजक के रूप में वही बात बोले कि यहां पर मान लेते ये श्रेणी है तो एक नदियां इधर चल रही है, एक नदियां आपको चाइना की तरफ, एक भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ, एक चाइना की तरफ, इसीलिए इसको बोला जाता है काराकोरम रेंज को क्या? जल विभाजक के रूप में जाना जा रहा है। यह पर्वत जो है भारत पाकिस्तान चीन के बीच एक भौगोलिक और रणनीतिक कह सकते हैं सीमा का भी निर्माण करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो आपको यहाँ के उसके ऊपर में क्या है? चाइना ही है। काराकोरम रेंज के बाद क्या है? चाइना ही देखने को मिलता है। तो भारत पाकिस्तान और चीन के बीच में ये क्या है? भौगोलिक रूप से रणनीतिक आपको ये सीमा निर्धारण करता हुआ दिखाई करता है। एक प्रकार का ये सीमा भी बना रही है। तो भारत किसके बीच में? भारत पाकिस्तान और चाइना के बीच में। यहीं पर देखने को मिलता है एक नाम, और ये लाइन आपके किताब में लिखा हुआ है और किताब में आपको सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है, पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या सुधार करने की आवश्यकता है। सियाचिन ग्लेशियर लिखा हुआ है जरूर लिखा हुआ है ना। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई जो है कितने किलोमीटर है? 76 किलोमीटर। आपके किताब में कितना होगा? 70 होगा। कितना होगा? 70, ठीक है। अब देखिए लुसेंट में एक एक फैक्ट है ना, बहुत सारा फैक्ट गलत है लिखा हुआ। क्या बोले? हम ये डाटा कह सकते हैं या फैक्ट कह सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि वो लिखा होगा 76 और टाइपिंग मिस्टेक में मान के चलिए 70 हो गया होगा, है, हो सकता है, ठीक है। आज तक अब कोई देखा नहीं, कोई अब लुसेंट पढ़ता है तो वन लिनियर पढ़ के निकाल देता है, उसको आप मिलाइएगा तब ना कि क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है, ठीक है। चलिए आइए यहां पर देखते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितने किलोमीटर है? ये 76 किलोमीटर दर्ज की जाती है। और यह काराकोरम पर्वतमाला का क्या है? सबसे लंबा ग्लेशियर। किसका सबसे लंबा? काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो है सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सियाचिन हम लोग के पास है वर्तमान में, और इसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है उसको देख लेते हैं। हाँ, एक के बाद सुधार करिए, ठीक है। 76 किलोमीटर है ना, 70 की जगह पर 76 होगा। उसके बाद इसलिए इसको जो आपको जब 76 किलोमीटर क्या है काराकोरम श्रेणी का पर्वतमाला, ये इस ग्लेशियर का सबसे लंबा है। इसको किस नाम से और भी जाना जाता है? तो इसलिए इसे लिखा हुआ कि गैर ध्रुवीय या गैर अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों भी है ना, अंटार्कटिक और आर्कटिक संदर्भ में सियाचिन जो है दुनिया का क्या है? दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कह सकते हैं इसको माना जाता है। इसलिए इनको समझ में आ रहा है? आपके किताब में नहीं होगा, है लिखा, दूसरा केवल लिखा होगा। क्या लिखा होगा कि आपको यह जो है यहीं पर यह लाइन लिखा होगा, सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर की लंबाई है और यह जो है दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर माना जाता है। इस लाइन को इसी तरह से लिख दिया है, बीच वाला लाइन को हटाया होगा, है ना। अब समझेंगे अब भारत का या कह सकते हैं, भारत का छोड़ दीजिए, पूरी तरह से विश्व का, और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर होगा? कौन सा ग्लेशियर होगा सबसे बड़ा ग्लेशियर? कौन सा? एक होगा आपको क्या, एक महाद्वीप पढ़े थे, कौन सा? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक पृथ्वी पर सबसे बड़ा ग्लेशियर कहां पर देखने को, सबसे बृहद ग्लेशियर कहां पर देखने को मिलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? पूरा का पूरा महाद्वीप में क्या है? ग्लेशियर है, ठीक है। एक महासागर की तरफ देखने को मिलेगा था, यहां पर कौन सा ग्लेशियर है? आर्कटिक। ये क्या है? आर्कटिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा आपको अंटार्कटिक, दूसरा कौन सा है? आर्कटिक। तीसरा कौन सा है जान रहे हैं? तीसरा कौन सा है? सहारा। मरुस्थल है भाई साहब वो। मरु ग्लेशियर जहां से पानी पिघल के निकलेगा, मरुस्थल में कहां से पानी निकालिएगा, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं। ये जो आपको देखने, अब देखिएगा इसमें आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन होगा कि ये लाइन समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है अभी, आर्कटिक अंटार्कटिक,
पूछा रहा है, इस लाइन को समझेंगे, गौर करके समझिएगा। ये बोल रहा है कि गैर ध्रुवीय मतलब इसको, गैर मतलब क्या, तुमको छोड़ करके, इसको को छोड़ करके और इसको छोड़ करके पृथ्वी पर क्या है, ये दूसरा बड़ा है। तो इसका मतलब है कोई एक और बड़ा होगा, नंबर 1 कोई होगा, है ना, कोई एक और होगा तब ना मान के चलिए इसका नंबर दूसरा आ रहा है। किसको छोड़ करके, ये लिखा है कि इसलिए गैर ध्रुवीय मतलब एक ध्रुवीय दोनों तरफ है ना, एक नॉर्थ पोल पर है, क्या है, साउथ पोल पर है, दोनों ध्रुव पर है। इस दोनों गैर ध्रुवीय, जो कि आपको यह कह सकता है कि गैर अंटार्कटिक आर्कटिक के संदर्भ में सियाचिन दुनिया का क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर, दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसका मतलब है कि पहला कोई होगा, है ना, तो पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, आइए देख लेते हैं। सबसे लंबा ग्लेशियर जो है आपको फेदचेंको ग्लेशियर है, जो कहां पर है, ये ताजिकिस्तान में। ये कहां पर है, ये ताजिकिस्तान। और ताजिकिस्तान में आपको पढ़ाए थे पामीर पर्वत, पामीर श्रृंखला पढ़ाए थे ना, पामीर का पठार पढ़ाए थे। तो ये जो पामीर का पठार है, तो पामीर के पठार के पास आपको ये क्या है, सबसे लंबा। तो पृथ्वी पर अब देखेंगे सबसे अधिक बात करेंगे बृहद, पूरा पृथ्वी पर बात करें, सबसे नंबर 1 पर कौन सा, अंटार्कटिक, उसके बाद आर्कटिक, तीसरा यहीं पर ये जो फेदचेंको ग्लेशियर, कौन सा, फेदचेंको, जो कि आपको कह सकते हैं फेदचेंको क्या, ये तो ध्रुव का नहीं है, फेदचेंको तो ध्रुव वाला नहीं है, ध्रुव ये तो बीच में ना है, बीच में ना है, तो पामीर का पठार बीच में है। और उसी के बाद यहां पर ही देखने को मिलेगा, जैसे इस जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो तिब्बत के पठार चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तिब्बत के पठार, पढ़े थे तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार से जस्ट नीचे देखने को मिलेगा हम लोग को क्या देखने मिलेगा, ग्लेशियर सियाचिन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये आपको जो देखने को मिल रहा है, ये 77 किलोमीटर, और ये कितना है, 76 का, ज्यादा फासला नहीं है ना, 1-1 किलोमीटर का फासला है, ठीक है। तो 77 है, ये क्या है, 76 है। और एक लाइन और जानते हैं, इस बीच वाला क्षेत्र को आपको लिखा होगा किताब में कि सियाचिन ग्लेशियर को जो है तीसरा ध्रुव के रूप में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तीसरा ध्रुव। अब तीसरा ध्रुव को समझेंगे अच्छे से, केवल ग्लेशियर को नहीं है, हम लोग का केवल सियाचिन ग्लेशियर को तीसरा ध्रुव नहीं जानते हैं। ये जो बीच का, जो आपको पामीर के पठार से लेकर तिब्बत का पठार, जो बीच में आपको जितना भी बर्फीला क्षेत्र है, जितना भी बर्फीला क्षेत्र है, क्या लिखा हुआ है, तीसरा ध्रुव। इसका मतलब है कि एक ध्रुव नीचे, एक ध्रुव ऊपर में, दोनों कौन ध्रुव में, जो कि पूरी तरह से बर्फ है। और तीसरा ध्रुव किसको जाना जा रहा है, तो ये जो आपको पामीर के पठार से लेकर तिब्बत का पठार बीच वाला जो क्षेत्र था, यहां पर क्या है, सर्वाधिक ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी पर। सर्वाधिक ग्लेशियर कहां पर, इसी आपको तिब्बत के पठार वाला क्षेत्र में और पामीर वाला पठार के क्षेत्र में। और बहुत सारा आपको पर्वत श्रृंखला भी है, तो इस बीच में क्या है, बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको बोलते हैं, इस बीच वाले क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं, तीसरा ध्रुव। तो हो सकता है कि यहां पर सियाचिन भी दे दे, हो सकता है कि आप तिब्बत का पठार भी दे दे, हो सकता है कि पामीर का पठार भी दे दे, कुछ भी। और ये सभी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भौगोलिक दृष्टि से तीसरा ध्रुव। केवल एक को नहीं बोलते, किताब एक को ही लिखा है ना, लेकिन हम लोग समझेंगे कि तीसरा ध्रुव क्यों बोलते हैं। तो तीसरा ध्रुव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर भी बर्फ, यहां पर भी बर्फ, और यहां पर भी बर्फ बर्फ ही देखने को मिलेगा, इसलिए इसको एक उपनाम दे देंगे ध्रुव की तरह, है ना। आप पढ़ेंगे इस पॉइंट को, आप समझ में आ जाएगा आपको। भौगोलिक और वैज्ञानिक भाषा में संपूर्ण हिंदुकुश पर हिमालय तिब्बत के पठार, हिंदुकुश जा रहे हैं, हिंदुकुश हिमालय तिब्बत के पठार क्षेत्र को जो है संयुक्त रूप से तीसरा ध्रुव कहा जाता है ना। ये संपूर्ण को बोल रहे हैं, ठीक है, वैज्ञानिक वो एकदम संपूर्ण हिंदुकुश हिमालय, इसके आसपास का जितना क्षेत्र आएगा, तिब्बत का पठार आएगा, ठीक है, और कह सकते हैं कि पामीर का पठार भी, ये सभी आपको इसको क्या बोल रहे हैं, तीसरा ध्रुव के रूप में इसको जाना जाता है। क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक बर्फ का भंडार क्या है, इसी क्षेत्र में। क्यों तीसरा ध्रुव बोलते हैं, इस वजह से बोलते हैं क्योंकि सबसे आपको उत्तर में और सबसे दक्षिण में यहां तो बर्फ है ही, इसके अलावा सर्वाधिक बर्फ कहां पर है, ये आपको बीच में, अर्थात तिब्बत का पठार के आसपास। एक लाइन याद रखेंगे, तिब्बत के पठार के आसपास वाला क्षेत्र जितना भी है, हिमालय है हम लोग के पास, उधर से आपको पाकिस्तान के पास देखने को मिलेगा, हिंदुकुश देखने को मिलेगा, है ना। ये सभी का जो क्षेत्र हम लोग को पास आपको देखने को मिल रहा है, उससे आगे चल जाएंगे तो कौन सा, पामीर का पठार चले जाएंगे। इस आसपास का जो क्षेत्र है सर्वाधिक क्या देखने को मिलता है, यहाँ बर्फ, इसी वजह से इसको बोलते हैं तीसरा ध्रुव के नाम से। सियाचिन ग्लेशियर भी क्या है, हिमालय के रेंज में ही आएगा, तो यहां पर भी देखने को मिलेगा। ये सबसे याद रहेगा, किसी एक ग्लेशियर जैसे, आपको स्पष्ट कर दें, किसी एक ग्लेशियर जैसे सियाचिन के बजाय यह नाम जो है पूरे उच्च एशियाई ग्लेशियर के लिए जाना जाता है। तो पूरे लिख दिया उच्च एशियाई, और पूरे उच्च एशियाई जैसे लिखेंगे तो उसमें सभी आ जाएगा, तिब्बत वाला भी क्षेत्र आ जाएगा, हिमालय वाला भी क्षेत्र आ जाएगा, पामीर का भी क्षेत्र आ जाएगा, एशिया वाला भी क्षेत्र आ जाएगा, है ना। तो सभी आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं क्या,
आपको तीसरा ध्रुव बोलते हैं। समझ में आ चुका है? एक लाइन को हम पूरी तरह से डील किए हैं, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब सियाचिन से कुछ कुछ और फैक्ट जो बनता है उसको देखेंगे, ये सब आपके किताब में अब नहीं मिलेगा। सियाचिन जो है भारतीय सेना की जो है चौकियां यहां पर समुद्र तल से 18,000 से लेकर 22,000 फीट पर ऊंचाई पर स्थित है। और यहां का तापमान क्या है? माइनस में आपको शून्य लिखा हुआ है, मतलब कि तापमान जो है शून्य से क्या जा रहा है? 40-50, मतलब माइनस में जा रहा है। ये सेल्सियस नीचे वाला आपको जाता है। अब ये लाइन आपको पूछेगा नहीं, लेकिन क्यों लिखे हैं? जानकारी की वजह से, क्योंकि सियाचिन पर क्या जा रहा है? आपको बहुत हाइट पर है। यदि पूछा जाता है कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हम यदि नहीं लिखे होंगे तो आप लोग अपने नोट में लिख लीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्यों जाना जाता है, अभी बात करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल किसको जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है ना। अब देखिए छोटा छोटा, उतना छोटा बात अब हम नहीं लिखेंगे जो कि आप जानते होंगे, ठीक है। और ये नहीं जानेंगे तो यहां आप लिख लीजिएगा अपने किताब में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों जानते हैं, ठीक है इसको। तो सियाचिन आपको भारतीय सेना की चौकियां जो आपको देखने को मिला है, समुद्र तल से 18,000 से लेकर 22,000 फीट, मतलब बहुत आपको ऊंचाई पर स्थित है। और यह तापमान देख रहे हैं कि कितना आपको माइनस में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग का सेना यहां पर रहता है ना। अब देखिए कहानी क्या होती है। ये जो आपको भारत का जो आप मैप देखेंगे, भारत का मैप हम लोग एक बार लेके चलते हैं, देखते हैं यहां पर मैप लिए हैं या नहीं लिए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इस जगह का ये मैप नहीं, अरे कहां चले गए। चलिए एक मैप आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो है आपसे बातचीत करते हैं। क्या वह मैप नहीं लिया गया है क्या? हाँ चलिए आ गया मैप। फिर से इसमें अब देखिएगा, ये जो आपको भाई यहां जो दिखने को मिल रहा है, ये देख रहे हैं सियाचिन, ये क्या है? अब गौर करिएगा, ये क्या है? पाकिस्तान। ये जो आपको कलर में देखने को मिल रहा है, ये क्या है? पाकिस्तान। हम लोग का भारत ही है, लेकिन हम ले लिया, ये लिखा है क्या? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे अभी 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 नहीं छेड़छाड़ करेंगे। अभी केवल समझिए कि ये पाकिस्तान, इधर से ये क्या है? चाइना, ठीक है। वर्तमान स्थिति है भारत। अब देखेंगे ये जो है, ये जो काला वाला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर जो ये देखने को मिल रहा है, ये जो है पाकिस्तान के पास है, हम ही लोग का। किसके पास? पाकिस्तान के पास। ये पाकिस्तान जो है किसको दे दिया है? इसको सक्सगाम घाटी है, ये सक्सगाम घाटी किसको दे दिया है? चाइना को दे दिया है। तो चाइना यहां पर अपना कुछ ना कुछ करेगा, है ना। अब देखिए इधर से चाइना, इधर से चाइना, ये बीच जो है दोनों मिल करके जो है लेने का तत्पर में है ना। यदि ये बीच का रास्ता इसको मिल गया तो भारत को एकदम समझ सकते हैं ना, बहुत परेशान कर सकता है। इसी वजह से भारतीय देश, भारत के लिए जो है ये सियाचिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन ये है क्या? हाइट पर है। ये क्या है? अभी जस्ट बताया क्या है? ऊंचाई पर स्थित है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया जा रहा था, तो यहां पर जो है ये लाइन को छोड़ दिया गया था, क्योंकि बहुत हाइट पर था, बर्फीला क्षेत्र था। सोचा कि कौन वहां पर जाकर रहेगा, है ना, कोई बॉर्डर नहीं था, ठीक है। और रेड क्लिफ हम लोग अभी जस्ट बात करेंगे, रेड क्लिफ साहब थे, इसको जो है सिरिल रेड क्लिफ बोले क्या, छोड़ दो उसको, है ना, कोई जरूरत नहीं था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे आपको ये समझ में, चलिए पहले हम लोग चलते हैं कहां, जहां पढ़ रहे थे वहां पर। वो लाइन आपको सिर्फ समझ में आ चुका है ना। अब आइए देख लेते हैं। तो घटना है आपको 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना जो है एक ऑपरेशन चलाया था, मेघदूत चलाया जाता है। अब देखिए मेघदूत क्यों चलाया जाता है? जब वो क्षेत्र खाली हुआ था, ठीक है, तो सोचा क्या, पाकिस्तान सोचा क्या कि हम लोग चढ़ जाते हैं किस पे, उस पे सियाचिन पर, जो उसको अपने कब्जा में ले लेंगे, भारत को ऊपर से देखते रहेंगे, ठीक है। ये जो है ठंडा वाला सामान खरीदने के लिए भेजा, कहां? ब्रिटेन भेजा, क्योंकि वहां पर जाने के लिए सेना के लिए स्पेशल चाहिए, है ना, स्पेशल सामग्री चाहिए जो कि ठंड बर्दाश्त कर सके। ये भारत वाले को पता चल गया, ठीक है, ये सब जो है कुछ ना कुछ जो है ये खेल खेलने वाला है। भारत जो है 4 दिन पहले ये जो है, उससे पहले ये जो है पहुंच गया वहां, ठीक है।
जब ये लोग आ रहे, ये लोग कब पहुंच गए इसको पता ही नहीं चला पाकिस्तानी वाली को, ठीक है। तो यहां पर जो है इसी वजह से ये लिखा हुआ है कि भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चला गया, याद रखेंगे कौन सा ऑपरेशन, ये मेघदूत पूछा गया है। और मेघदूत जो है कब चलाया था, 1984 में भारतीय सेना के द्वारा। पाकिस्तान के कब्जे से पहले क्या लिखे हैं, मतलब वो पाकिस्तान कब्जा करने वाला था, क्यों करने वाला था समझ में आ रहा है ना, वो जो है सोचा कि हम पहले जाके वहां पर जो है कब्जा कर लेंगे। तो पाकिस्तान के कब्जे से पहले जो है सियाचिन ग्लेशियर और ये जो यहां पर क्षेत्र आपको ये देखने को मिलता है साल्टोरो रीज का एक क्षेत्र देखने को मिलता है, ये चोटी होती है साल्टोरो की चोटी है, यहां पर ये क्या कर लेती है, सबसे ऊंचाई वहां पर जो सियाचिन पर कौन सा क्षेत्र है, साल्टोरो रीज है, ठीक है। यदि यहां पर पहुंच गए तो आप सबसे ऊंचाई पर है, और इस पर क्या कर लिया भारत सरकार, भारतीय सेना मतलब भारत सरकार के द्वारा ये नियंत्रण, अपना झंडा जो है एकदम वहां पर बुलंद करवा फहरा दिया गया। सियाचिन ग्लेशियर के संपूर्ण क्षेत्र और इसकी प्रमुख पहाड़ियां जो साल्टो रोरीज पर जो है पूर्ण भारत का अभी जो है नियंत्रण किसका है, पूर्णतः भारत का यहां पर नियंत्रण देखने को मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर पूर्व में जो है क्या है, चीन का आपको अक्साई चीन अभी देखे थे, वहां से क्या देखने को मिलता है आपको पूर्व में क्या, अक्साई चीन, तो चीन आपको अक्साई चीन, और पश्चिम में क्या है पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर देखने को मिलता है। और इस दोनों के बीच में ये क्या कर रही है, ये दीवार एकदम बीच में जो है दीवार रंग का उठा हुआ है, इस तरफ पाकिस्तान इस तरफ चाइना, और बीच में ऊपर में भारत है, यहां से देख रहा है, कह रहे तुम क्या कर रहे हो यहां, तुम क्या कर रहे हो इधर, है ना, ठीक है। ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो दोनों तरफ हुलक की मार के आपको देख सकते हैं, ठीक है, कि इधर क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा है, ठीक है। यदि कुछ होगा ऊपर से बरसा दीजिएगा, ठीक है, बम, है ना एकदम, हाँ देख सकते हैं ऊपर से आसानी से, वो अलग है, ठीक है। यहां पर याद रखेंगे ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ये ठीक है ना, नाम एक जैसा रहेगा बहुत सारा, ठीक है, तो ये याद वो अलग है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सियाचिन, अब देखिएगा एक यहां पर सियाचिन ग्लेशियर जो है यहां से क्या कोई नदी निकलती है, हम लोग पढ़ेंगे कि आगे चलकर ये लाइन पढ़ेंगे, सियाचिन ग्लेशियर पिघलकर जो है नुब्रा नदी को जन्म देता है, जो कि श्योक नदी की ये सहायक है, श्योक नदी हम लोग, और ये अंततः जो है किसमें नदी जाके मिल जाती है आपको, ये सिंधु नदी मिल जाती है। इसलिए हम लोग वहां पर हम लोग एक काराकोरम श्रेणी के रेंज के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे, इसलिए देखेंगे कि इसको जल विभाजक के रूप में भी जाना जा सकता है, ठीक है। आइए मेघदूत को थोड़ा सा जो है आप यहां पर हम लोग का जो है सेना वाले के भाग का देख लेते हैं, थोड़ा सा अपना झंडा है ना, साल्टोरो रीज देखने को मिलता है, किसका ड्रेस है, क्या बोले किसका ड्रेस, ये भारतीय सेना का ड्रेस है ना, भारतीय सेना का, और यहां नहीं किसका है, अपना भारत के पास है तो उसका लेके चले गए, है ना चलिए, हम वो पहुंचने वाला था उससे पहले हम लोग पहुंच गए, ठीक है, सब चीज लेके यहां पर जो है पहुंच गए, ठीक है। जब पहुंच गए तो यहां पर सब अपना कैंप बना लिया, सब कोई रहेगा, ठीक है। और यहां पर जो है सूर्य की रोशनी पड़ती है तिरछी, ठंडा कितना है माइनस में 40 चल जाएगा, ये समझिए गर्मी में 40 जाएगा माइनस में, ठंडी में चल जाएगा 60 के आसपास, ठीक है। और इस बीच में जो है सेना रहती है यहाँ पर 3 महीना, आपको यदि कोई सेना का जॉब है किसी को तो 3 महीना यहाँ पर रहना अनिवार्य है ना। और 3 महीना में यहां पर ये चश्मा स्टाइल के लिए नहीं पहना है, ये जो सूर्य की रोशनी जब इस पे पड़ती है डायरेक्ट क्या करती है, परावर्तित करती है ना, और रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करती है तो जैसे जब सूर्य को नहीं देख पाते हैं वैसे आपको यहां से जो है जो आपको जैसे बर्फ है, बर्फ से जैसे टकराहट आती है, आंखों पर आंख खराब होने का डर रहता है। और अधिकांश लगभग यदि बात करें कि 100 व्यक्ति गया है यहां पर सियाचिन में, 20 व्यक्ति का तो फिक्स है कि आंख खराब हो जाएगा, है ना, समझ सकते हैं कितना एक तरह से कष्ट वाला ये जॉब है ना। इसी वजह से सेना को जो है ज्यादा दिन नहीं रखा जाता यहां पर, कितने मात्र जितने भी आपका कार्यकाल होगा जीवन भर का, जीवन भर के क्या बोले, बिल्कुल बिल्कुल, क्या, हाँ स्पेशल होता है सभी चीज यहाँ पर जो है, खाना सब जो है अच्छे से पहुंचाया जाता है, हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचाया जाता है, ठीक है। समझ सकते हैं कि खाना एक रोटी यहाँ पर बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है। चलिए ज्यादा विशेष आप आईआर वाले टीचर से पढ़ेंगे, है ना, आईआर मेरे पास पढ़ाने के लिए है नहीं, है ना आइए हम लुसेंट पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपको पढ़ा चुके हैं काराकोरम से क्या होती है नहीं होती है, यहीं पर आपको रेंज देखने को मिला था किसका, तो ये सियाचिन वाला क्षेत्र देखने को मिला था। चलते हैं अगला लाइन पढ़ेंगे हम लोग, डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत, मैकमोहन से ही उतना पढ़ाए, है ना,
एक लाइन के लिए इतना पढ़ाना पड़ा हमको। चलिए आइए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अगला लाइन जो है हम लोग डूरंट रेखा पढ़ते हैं। और डूरंट रेखा जो है 12 नवंबर 1893 को जो है काबुल में सर आपको किसके द्वारा, मॉर्टिमर डूरंट नाम ही है मॉर्टिमर डूरंट, और अफगानिस्तान के आपको थे कौन, अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच में ये समझौता होता है या सिग्नेचर कहते हैं दो देशों के बीच में। एक तो आपको देखने को मिल रहा है ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश आपको और मॉर्टिमर डूरंट, और दूसरा जो है आपको अफगानिस्तान के कौन है, हाँ आपको अमीर अब्दुल। ये ऐसा हो क्यों रहा है, आज हिस्ट्री में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहीं से हमको इस टॉपिक को जोड़ेंगे। इसको जो है डर है किसको, अफगानिस्तान से कह सकते हैं कि डर नहीं है। ब्रिटिश को किससे डर है, तो ब्रिटिश को डर है रसिया से, ठीक है, कि रसिया कहीं ऐसा नहीं कि रसिया अटैक करके जो है अफगानिस्तान के होते हुए भारत पहुंच जाए, ठीक ना। इसी वजह से ये जो है बफर जोन बनाना चाहा, बफर जोन किसको, अफगानिस्तान के रूप में जो है एक कंट्रोल लाइनिंग कह सकते हैं कि यहां पर बनाना चाहा। और जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि मेरा सीमा रेखा कहां तक निर्धारण रहेगा, तो कैसे आप तैयार रहेंगे। तो इसी वजह से जो है 1893 में सर आपको मॉर्टिमर डूरंट और अफगानिस्तान के बीच में क्या होती है, ये समझौता, अर्थात डूरंट रेखा का निर्धारण कब हो रहा, 1893 में। आपके किताब में दिया हुआ है 1896, गलत नहीं है, उसको हम यहां पर एक लाइन आपको लिखे हैं कि 93-96 में क्या अंतर है। हम लिखे क्या है 93, जबकि किताब में क्या है लूसेंट में 96। चलिए डूरंट रेखा का समझौता कब हो रहा है, 1893 में। लेकिन सीमांकन यदि बात करें, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आज समझौता हुआ आज ही सीमांकन कर दिए, सीमांकन करने में क्या होगा, समय लगा। और ये सीमांकन होती है 1896 में, ये सीमांकन पूरा होता है ना। कागज पर कह सकते हैं कि सिग्नेचर हो चुका है कब, 93 में, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप में हम लोग देखेंगे तो व्यवहारिक रूप में ये आके आता कब है, ये सीमांकन हो जाता है पूरा कब, तो ये 1896 में होता है। और लूसेंट यहीं पर डायरेक्ट लिख दिया है 1896, 93 लिखा हुआ, 96 क्या अंतर है, दोनों में समझ में आ चुका होगा कि समझौता कब हो रही है, 93 में हो रही है, 96 में नहीं हो रहा है। लेकिन जबकि सीमांकन कब होती है, तो ये आपको 96 में होती है। चलिए कोई बात नहीं है। क्या डूरंट रेखा हम लोगों के पास है या नहीं है, पढ़ चुके हैं, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो डूरंट रेखा का बड़ा हिस्सा जो है किसके पास चला गया, पाकिस्तान के। स्वाभाविक बात है कि पाकिस्तान दो टुकड़ा भारत का होता है, तो दो टुकड़ा भारत का होता है, तो एक हिस्सा जो पाकिस्तान है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान, ब्रिटिश भारत और किसके बीच में अब यह समझौता हो रहा था 1893 में, अफगानिस्तान के बीच में। और जब भारत का एक भाग पाकिस्तान बनता है तो अधिकांश हिस्सा ये कहां चला जाता है, पाकिस्तान में चला गया। अफगानिस्तान की किसी भी सरकार, चाहे वह राजशाही हो जब राजा था उस वक्त, कम्युनिस्ट बीच में बना था उस वक्त, या गणतंत्र, या कह सकते हैं कि वर्तमान में किसकी सरकार है, तालिबान की सरकार है, कोई भी सरकार जो है डूरंट रेखा को जो है आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं मानता है। मानेगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है उसके तरफ से जो है नहीं माना जा रहा है। किसके तरफ से, अफगानिस्तान के। बोलता है कि ये जो है भाई साहब, ये जो करके गए हैं ये सही नहीं, कब किए हैं, 1893 में, है ना। क्यों नहीं मानता है, हुआ क्या है, एक वहां पर जो आपको देखने को मिलता है, चलिए यहां पर बात ही कर लेते उसके बाद। अफगान का पक्ष मानना यह है कि यह समझौता जो है ब्रिटिश काल में दबाव में किया गया। ये जो आपको साहब थे, कौन सा, अमीर अब्दुल रहमान खान जो है, उसका कहना है कि इस पे क्या किया गया है, प्रेशर दिया गया, इसी वजह से ये समझौता किया गया। और प्रेशर में कोई भी समझौता, अफगानिस्तान का कहना है कि प्रेशर में कोई भी समझौता जो है सही नहीं होता, इसी वजह से ये समझौता हम नहीं मानते। और एक वजह और भी देखने को मिलता है कि क्या है कि वो नहीं मानता है। इसका जो एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम क्या है, पश्तून जनजाति। क्या नाम है, पश्तून जनजाति। याद रखेंगे, पश्तून जनजाति किसके सीमा पर देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान बोल रहे हैं, पश्तून जनजाति को जो है दो भागों में जो इसको बांट दिया गया, आधे को पाकिस्तान में, आधे को अफगानिस्तान में। इसका कहना है कि अरे मेरा आधा भाई इधर चल गया, आधा भाई उधर चल गया, कोई एक तरफ तो बांट के दो, या तो पाकिस्तान में या तो अफगानिस्तान में, है ना। और पश्तून वाला हो गया लड़ाई, उसके बीच में भी किसके किसके बीच में, पाकिस्तान बोलता है कि पश्तून मेरा है, अफगानिस्तान बोलता है पश्तून मेरा है ना। उस दोनों के बीच में भी लड़ाई लगवा दिया, ठीक है। ये बांटने में दिक्कत हुआ थोड़ा सा, इसकी वजह से मामला यहां पर फंस गया। इस वजह से अफगानिस्तान बोलता है कि हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान क्या बोलेगा, हम इसको नहीं मानते, पूरा का पूरा पश्तून क्या है, मेरा है। चलेंगे, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं हम लोग पढ़ते क्या है कि हम लोग जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा पढ़ चुके हैं। कितना रेखा निर्धारण करती है, 106 किलोमीटर। कितना करती है, 106 किलोमीटर। और आपको बताए थे कि हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ेंगे, कि हम लोग छोड़ देंगे तब तो मान लेंगे कि पाकिस्तान का है।
है ना। हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि हम लोगों से भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा कितना निर्धारण कर रही है, 106 किलोमीटर का ये निर्धारण कर रही है, ठीक है। अब यहां पर गौर करके देखिएगा, ये जो आपको हिस्सा देखने को मिलेगा यहां पर, तो देखिएगा ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है ये भारत का मुकुट है ना, और ये भारत का मुकुट के पास यहीं पर रेड लाइन, ये वाला पाकिस्तान का हिस्सा चल जाएगा, ये पाकिस्तान का जाएगा ना, पाकिस्तान का ओरिजिनल मैप में, जो भारत का ओरिजिनल मैप है। और यहां पर जो है ये थोड़ा सा जो टच कर रहा है यही 106 किलोमीटर है। ये क्या है, ये जो हम जहां पर आपको ब्लैक चला रहे हैं ये इतना ही क्या है, 106 किलोमीटर है, जो कि भारत और किसके बीच में, अफगानिस्तान का। ये थोड़ा सा टच हो रहा है अफगानिस्तान, हम लोग को अफगानिस्तान जाना का रहेगा तो इधर से जाएंगे। लेकिन अभी हुआ क्या है, ये जो क्षेत्र आपको अभी जस्ट बताए नहीं है, बताएंगे। यहां पर आपको देखिए 2 डॉट लाइन देखने को मिलता है, एक डॉट लाइन यहां पर है ना, ये वाला डॉट लाइन, एक डॉट लाइन इस बीच में अंदर में है। अर्थात ये जो है पाक क्या है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। मतलब इस पर अधिकार कौन ले लिया है, कर लिया है, इस पर अधिकार कर लिया है पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान का अधिकार है, और भारत का अधिकार जो है अभी ये नीचे वाला में है, ये जो लाइनिंग चला है नीचे में है। अर्थात ये अब किस सीमा से साझा कर रहा है, पाकिस्तान। हम लोगों से वर्तमान में यदि जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है, असल मार्ग से, ठीक है, जब तक पाकिस्तान परमिशन नहीं देगा तो हम लोग नहीं जा सकते। अर्थात अब क्या पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इसको क्या मानते हैं, पाक ऑक्युपाइड को, कश्मीर को हम अपना अंग मानते हैं कि ये मेरा है ना, और लेके रहेंगे, ठीक है। क्या लेके रहेंगे कश्मीर, है ना, जब भी है। तो यहां पर अब इसी वजह से आपको स्पष्ट करके लिख दिए हैं, जो वो तो आप फिगर में समझ चुके होंगे, यदि भूल जाएंगे फिगर में तो यहां पर आपके लिए लिख दिए हैं। यह सीमा जो है लद्दाख का क्षेत्र पड़ेगा वो, है ना। आपको यह सीमा जो है, आपको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके के जो है गिलगित वाले, आपको जो है उसके बाद जो है ना, ये देखिए लद्दाख का यहां पर क्षेत्र नहीं, अभी हम बात करेंगे। ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है लद्दाख से तो ऊपर ये कश्मीर पूरा चला जाएगा। यहां पर आप लिखा हुआ है कि ये सीमा लद्दाख और क्या सकते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके के गिलगित, जो ये जो है बालिस्तान का जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ना, इस क्षेत्र में चूंकि भारत पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या मानता है, अपना अभिन्न अंग मानता है। पूरे जम्मू कश्मीर या लद्दाख को क्या मानता है, भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। इसीलिए भारत आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा का दावा करता है ना, और व्यवहारिक रूप से जो है यह क्षेत्र वर्तमान में किसके पास है, यह पाकिस्तान के पास है। बात समझ में आ चुका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला चलते हैं रेड क्लिफ पर। किसके पास चलते हैं, क्या बोले, नहीं याद रहेगा, चलिए आगे चलते हैं। अगला लाइन आप आसान है ना। लुसेंट में एक लाइन में लिखा हुआ है कि रेड क्लिफ जो है भारत और किसके बीच में सीमा रेखा निर्धारण करती है, पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा निर्धारण करती है। और आप लोगों को 24 डिग्री समानांतर रेखा हम प्रश्न पूछ चुके हैं, है ना, सर्क्रिक आपको बता चुके हैं, फिर से आज बताएंगे एक बार, है ना, नजर में आ जाना चाहिए। तो रेड क्लिफ आपको किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और यह रेखा जो है 2 मुख्य हिस्सों में जो है ये खींची गई है। कहिए कि 2 मुख्य हिस्सों में, क्यों, क्योंकि भारत जो है आपको एक तरफ जो है, 2 तरफ भारत पाकिस्तान बना था, एक आपको पश्चिमी पाकिस्तान और एक जो है पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में उसी को आज क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं। तो पहले तो बांग्लादेश नहीं था, 1971 के बाद में बना है बांग्लादेश, तो पहले क्या था, पाकिस्तान था। और जब पाकिस्तान था तो पाकिस्तान का जो सीमा रेखा, हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सीमा रेखा निर्धारण किए हैं तो कितने आपको, किसके द्वारा, आपको रेड क्लिफ के द्वारा, है ना, जिसके द्वारा किया गया है उसी का। और रेड क्लिफ जो है, ये जो है इनका नाम क्या है, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। क्या नाम है इनका, सर क्या नाम है, सिरिल जॉन रेड क्लिफ नाम देखने को मिलता है। और इनको क्यों बुलाया गया, एक ब्रिटिश ये वकील थे और यह जो है कानून के जानकार भी थे, और भारतीय से इसका कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से बोला गया कि इनको बुलाया जाता है। क्यों, क्योंकि मान के चले कि किसी के पक्ष में झुकेंगे नहीं। यदि पंजाबी से नहीं मिले हैं, किसी सिख से नहीं मिले हैं, किसी हिंदू से नहीं मिले हैं, किसी मुस्लिम से नहीं मिले हैं, एक तरह से ये क्या करेंगे, निष्पक्ष भाव से जो है बंटवारा करेंगे। इसी वजह से किनको बुलाया जाता है, यहां पर जो आपको बुलाया जाता है, किसको, सर आपको सिरिल जॉन रेड क्लिफ को। अब समझेंगे इस लाइन को, सबसे पहले समझते हैं कि ये 2 मुख्य भागों हिस्सों जो खींची गई है। भारत में जो है गुजरात के कच्छ के रण से लेकर पश्चिम में जम्मू कश्मीर लद्दाख, कहां तक, ये पीछे बड़ा हिस्सा, कहां तक आपको,
यहां पर जो गुजरात के कच्छ के रण से लेकर चलेंगे कहां तक, लद्दाख तक चलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो चलेंगे पूर्व में जो है कहां पर, भारत और बांग्लादेश का सीमा। तो यदि हम पूछेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण कौन से रेखा से करती है, रेड क्लिफ से। कोई दिक्कत नहीं है, रेड क्लिफ आपको नहीं लिखा होगा, बांग्लादेश के बीच में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहीं से निकाल लेना है कि रेड क्लिफ से, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या कहते हैं कब आएंगे, तो आपको 1947 ईस्वी में, स्वाभाविक बात है कि आजाद होता है 15 अगस्त। आपके किताब में 15 अगस्त को ही दिया हुआ है, देखिएगा गौर करके दिखा लिखिएगा 15 अगस्त, लेकिन ये होती है 17 अगस्त को, ठीक है। 15 अगस्त कोई दिक्कत नहीं, एक दो डेट से लेना देना नहीं है ना, लिखा हुआ 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947, हाँ तो वो 17 अगस्त को, ठीक है, रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उतना एक दो दिन के लिए कोई जरूरत नहीं है चेंज करने के लिए। अब देखेंगे 1947 ईस्वी में गठित दो सीमा आयोग, एक पंजाब के लिए, एक आपको किसके लिए, बंगाल के लिए। सीमा रेखा का जो निर्धारण किया जाएगा, जो बंटवारा होगा, पंजाब जो है, पंजाब को कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया, एक है पूर्वी पंजाब, एक है पश्चिमी पंजाब। तो भारत के पास कौन सा पंजाब आया, कौन सा पंजाब आया, पूर्वी पंजाब आया, जो कि भारत में देखने को मिलेगा किधर, पश्चिम में देखने को मिलेगा, है ना। भारत यदि मान लेते हैं कैसे ऐसे भारत का मैप है, तो ये भारत के क्या है, पश्चिम में है, लेकिन भारत को कौन सा पंजाब मिला है, पूर्वी पंजाब मिला है। जो आपको पश्चिमी पंजाब है, ये पाकिस्तान का आपको किस पूर्व में देखने को मिलेगा, ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व में, जो कि पश्चिमी। नाम से अब समझ में आ रहा है कि क्यों बांटा गया, कैसे बांटा गया। अब इधर जो आपको देखने को मिल रहा है, एक हिस्सा क्या था, बंगाल था, एक हिस्सा क्या था, बंगाल था, है ना। बंगाल को भी जो है 2 हिस्सा में बांट दिया गया, एक आपको पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। तो हम लोगों के पास जो है कौन सा बंगाल आया, पश्चिमी बंगाल, जबकि उसके पास चला गया कौन सा बंगाल, पश्चिमी पूर्वी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल जो है भारत के किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, पूर्वी में। नाम है पश्चिम बंगाल, है ना, लेकिन है किधर, नाम समझ में आ रहा है क्यों पश्चिम आ रहा है, क्यों पूर्व आ रहा है ना, क्योंकि कभी उस पश्चिम में हुआ करता था, लेकिन अभी किधर है, पूर्व में। तो यहां पर आप देखने को मिलता क्या है कि आपको 1947 में 2 सीमा आयोग, अर्थात समझ रहे हैं, एक किसके लिए, पंजाब के लिए, एक बंगाल के लिए, एक अध्यक्ष बनाया गया। और इस अध्यक्ष का नाम क्या है, यह सर जॉन रेडक्लिफ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। रेडक्लिफ इससे पहले जो है कभी भारत नहीं आए थे, उन्हें जो है जानबूझकर चुना गया, समझा चुके हैं आपको, ताकि वे किसी भी पक्ष में, हिंदू मुस्लिम सिख किसी के पक्ष में जो है वो पक्षपात नहीं बन सके, अर्थात पक्षपात न कर सके, किसी के तरफ जो है झुक ना सके। अब आइए देख लेते हैं, ये जो हम लोग के पास जो है मैप में देखते हैं कि रेडक्लिफ को, तो रेडक्लिफ आपको देखने को मिल रहा है, ये जो लाइनिंग आपको देखने को मिल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये लाइनिंग कहां चल जा रही है, ये आपको लद्दाख तक चल जाएगा, ठीक है। अभी कश्मीर पुराना मैप है, तो ये आपको लद्दाख तक चल जाएगा, कहां तक, यहां तक चल जाएगा, चाइना से ऊपर तक चल जाएगा, कहां तक, सीधी सी बात है, ये कौन सा, रेडक्लिफ चल जाएगा। एक आपको बंटवारा क्या क्या है यहां पर, ये जो है ये क्या है, ये भी क्या है, ये रेडक्लिफ ही है, ये क्या है, ये रेडक्लिफ है, समझ में आ रहा है। ये आपको ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश बनता है 1971 ईस्वी में, तो ये भी क्या है, आपको रेडक्लिफ रेखा है, भारत और किसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में या बांग्लादेश के बीच में अभी वर्तमान में, ठीक है। तो ये तो समझ में आ चुका रेडक्लिफ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका है ना, मैप भी समझ में आ चुका होगा। अब कभी कभी सुनने को मिलेगा आपको कि सीज फायर और शिमला समझौता, फिर से शिमला समझौता आ रहा है, ठीक है क्या बोले, वो कब था शिमला समझौता, 1914 वाला। इस बार किससे था, किससे था, यहां आप देखेंगे फिर से 1972 में हो रहा है, ये किससे होगा। चलिए यहां पर एक नाम आता है सीज फायर, नाम सुने सीज फायर का, जब युद्ध होता है तो सुनेंगे कि सीज फायर सीज फायर सीज फायर, है ना। तो ये सीज फायर है क्या, इसके बारे में जानते हैं। 1948 ईस्वी में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, 1947-48 के पहले जो है युद्ध, जैसे ही भारत मान के चले कि आपको आजाद होता है, भारत के पास जो है अटैक कर देता है, पता है ना, जम्मू कश्मीर के लिए 48 में, नहीं पता, जम्मू कश्मीर युद्ध नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर पर अटैक किया जाता है चलिए नहीं पता है तो बात करेंगे बाद में जम्मू कश्मीर के बारे में, है ना। यहां पर आप जान लेंगे, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान जब क्या कहते हैं बनता है, तो जम्मू कश्मीर, सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर बोलता क्या है कि हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ना पाकिस्तान की तरफ जाएंगे ना हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे, हम रहेंगे स्वतंत्र, है ना। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि अरे स्वतंत्र कैसे रहेगा, हम जो है वो सेना भेजता है अपनी, ठीक है।
उसके बाद जो है भारत सरकार उसका मदद करता है और वो विलय पत्र में आपको पता है कि हरि सिंह जो है विलय पत्र में सिग्नेचर कर देता है और उसके बाद जो है वो भारत में मिल जाता है 1948 ईस्वी, है ना। वो कहानी पर अभी नहीं। और जब ये बातें होती इसीलिए यहां पर लाइन लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947-48 के पहले युद्ध के बाद जो है संयुक्त, अब जब युद्ध हो रहा है, क्यों पीओके उसके पास है, पीओके उसके पास है, कारण क्या है, जब युद्ध हो रहा था तो उस वक्त जो है संयुक्त राष्ट्र नया नया बना था 45 में, है ना। भारत के प्रधानमंत्री सोचे कि जाके जो है उसी में जो है ये मामला दे देते हैं और ये जो है उसको समझ लगा कि दोनों के बीच में युद्ध नहीं होनी चाहिए, जिसका जहां तक सीमा रेखा है वहां तक रुक जाना चाहिए। लेकिन वैसा होता नहीं, पहले भगा देना चाहिए था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि मिस्टेक हो जाता है, है ना। पहले भगाना चाहिए था, पहले मार के जहां तक जा सकता था जाना चाहिए था, लेकिन हुआ कि अपने ही क्षेत्र में है, आप जाके क्या कहते हैं दाखिल कर दे, एक प्रकार का आप अपना केस दाखिल करते हैं संयुक्त राष्ट्र में मध्यस्थता के लिए और युद्ध विराम आपको उसी जगह हो जाता है। जब युद्ध विराम होता है तो जो जहां तक था वहीं तक रह गया, ठीक है। तो वही जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर देखते हैं तो वो जो है पहले भारत का ही था, पूरी तरह भारत का था, लेकिन उसकी सेना आई थी, उसको जो है कश्मीर तक आ चुका, आधा तो भगा दिए थे उसको, कश्मीर से आधा तो भगा दिए, लेकिन कुछ क्षेत्र और बाकी था भगाना, 2-3 दिन में और भगा देता, लेकिन 2-3 दिन तक छोड़ नहीं दिया। तो यहां पर जो है इसी वजह से जो है अब क्या किया गया, ये जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जब मध्यस्थता युद्ध विराम की घोषणा होती है तो उस समय जो रेखा खींची गई उस समय से 45 में, उसे जो है क्या कहा गया, सीज फायर लाइन कहा गया। क्या कहा गया कि इस लाइन को जैसे ही कोई इधर उधर करेगा, है ना, फायर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको जो है क्या करना है, आपको जो है ये सीज फायर लाइन तैयार किया गया, तो सीज फायर लाइन के ये अपने पास में रहना, एक लाइनिंग तैयार किया गया, उसका क्या नाम, सीज फायर, ये 47-48 में, ठीक है। उसके बाद जो है होता है 1972 ईस्वी में क्या होता है, शिमला समझौता होता है, ठीक है। तो शिमला समझौता जब होता है तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, अब देखेंगे 1972 में जब ये शिमला समझौता होता है उससे पहले एक युद्ध हो चुका है ना। कौन सा युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, भारत और किसके बीच में, पाकिस्तान, और यहीं से जन्म लेता है, क्या जन्म लेता है, आपको बांग्लादेश जन्म लेता है, होता है वैसे वास्तविकता में बांग्लादेश से, ठीक है, लेकिन सेना किसकी रहती है, भारतीय सेना ही रहती है, भारतीय सेना पाकिस्तान उसको बेचारा तो उसको आजाद करवाना था, है ना। और 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो है 2 जुलाई 1972 ईस्वी को यहां पर होता है क्या, समझौता, कहां पर, शिमला में, ठंडा ठंडा एकदम, बोला कि ठंडा ठंडा जगह पर जो है ना दिमाग ठंडा रहेगा, है ना। हाँ वहीं पर शिमला, ठीक है। तो यहां पर जो 1972 में भारत के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, है ना, इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है ना। पाकिस्तान के जो रहते हैं कौन रहते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो रहते हैं, कौन रहते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो रहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो है समझौता होता है और इसी समझौते के तहत जो है इस सीज फायर लाइन का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या कर दिया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको किस नाम जानते हैं, एलओसी के नाम से, किस नाम जानते हैं, एलओसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, याद रहेगा, एलओसी फिल्म देखे भी होंगे, है ना, नाम भी है एलओसी से फिल्म से, और वही आपको लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी किसके बीच में है, चाइना के बीच में है, जबकि एलओसी किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए आगे चलते हैं, और हम लोग ये जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसके बावजूद भी जो इसको हम लोग देखेंगे, टाइम भी बताते चलेंगे, समय उड़ जा रहा है चलिए कोई बात नहीं, चलिए आप बाद में बात करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। जीत गया वो, उपचुनाव में जीता ही है क्या, अच्छे लगते हैं सरकार बनाते तब ना, एक व्यक्ति से क्या होगा, चल हाँ ये तो ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां पर जल्दी से 24वीं आपको समानांतर रेखा, तो 24वीं समानांतर रेखा आपको देखने को मिलता है, ये किसके किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तीसरा लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला पढ़ चुके हैं किसके बीच में, रेड क्लिफ, है ना, एक सरक्रीक भी पढ़ चुके हैं, सरक्रीक से ही ये जुड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद चलिए और आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो 24वीं समानांतर आपको देखने को मिला, 24वीं समानांतर किसके किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। एलओसी किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना। अब ये 24वीं समानांतर रेखा कहां पर है, भारत पाकिस्तान, अभी तो सब जगह देखे लेकिन हम लोग को कहीं नहीं देखने को मिला, अब आइए देखेंगे। 24वीं समानांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में जो है गुजरात के आपको कच्छ का जो रन वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है ना, गुजरात के रन ऑफ कच्छ और सरक्रीक नाम सुन चुके हैं,
सर्क्रिक के क्षेत्र से संबंधित आपको एक विवादित क्या है, काल्पनिक रेखा है, विवाद वाला काल्पनिक रेखा है, समझ में आ रहा होगा, पढ़ चुके हैं, एग्जाम में टेस्ट भी आ चुका है, टेस्ट में क्वेश्चन भी आ चुका है। पाकिस्तान का यह दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है विशेष करके जो है गुजरात सिंधी सीमा पर जो है सीमांकन 24वीं उत्तरी अक्षांश के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर? उत्तरी अक्षांश के रेखा पर जो है ये जो सीमांकन बोल रहा है विशेष करके जो है गुजरात सिंध सीमा पर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का क्या कहना है, मतलब ये जो बोल रहा है कि पाकिस्तान वाला क्या बोल रहा है कि भारत के क्षेत्र तरफ से होनी चाहिए, एकदम भारत के सटा करके होनी चाहिए। भारत का क्या कहना है, यह कहना है कि सर क्रीक जो है एक ज्वारीय जलमार्ग है, मतलब कि आपको बीच वाला जो है हाँ कभी पानी रहेगा कभी नहीं रहेगा पानी, है ना, तो ज्वारीय जलमार्ग है। और सीमा का रेखा जो है किस सिद्धांत पर? थलवेग सिद्धांत पर। प्रश्न आ चुका है ना, किस सिद्धांत पर? थलवेग सिद्धांत पर। और ये थलवेग सिद्धांत है क्या, यहीं पर हम लोग समझेंगे। ये थलवेग सिद्धांत पर होना चाहिए। इससे सर्क्रिक का जो है सबसे गहरा मध्य भाग दोनों देशों के बीच में ये क्या करनी चाहिए, सीमा। अब ये गहरा मध्य भाग क्यों, जैसे कि बीच वाला क्षेत्र हम क्यों नहीं ले लिए गहरा? इसलिए यदि मान लेते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी तो पानी मान लेते हैं कि ये दो क्षेत्र है, पानी मान लेते हैं कि यहां पर गहरा है और ये बीचों बीच ऐसा लिए, इधर मान लेते नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि आप कहिए क्षेत्रफल बीचों बीच लिए, इधर भी उतना है इधर भी उतना है, लेकिन पानी की गहराई इधर उधर जा सकता है ना, कभी इधर होगा कभी उधर होगा। मान लेते कि आप नाव लेके आप आए, ठीक है, और बीचों बीच सब जगह था, ठीक है, आपके तरफ था, और उसके बाद नाव बीचों बीच चल रहे थे बीचों बीच, अब यहां आपके तरफ है ये नहीं, तो आप किसके तरफ जाइएगा, पाकिस्तान की तरफ? ये तो फिर मामला कहेगा हम नहीं जाने देंगे। इसलिए बोला ऐसा क्षेत्र होनी चाहिए जहां से मान लेते हैं कि ये तो नदी है, लेकिन जहां से गहरा है उसी तरफ उसको बीच पॉइंट मानेंगे, ठीक है, तब ना मान के चले कि नाव चलाइएगा तो आधा नाव आप भी लेके जाइए आधा नाव आप भी लेके जाइए, कोई दिक्कत ना हो, तब ना दोनों को फायदा रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके क्षेत्र से नाव लेके फिर कैसे जाएगा, तो यहां पर बाद मामला हो जाएगा। इसी वजह से ये सिद्धांत कौन सा है, थलवेग। थलवेग भी मध्य बोल रहा है, लेकिन किस मध्य में, गहरा जल से मध्य, गहरा जहां पर गहराई है उस जगह से मध्य लेना है। अंतर समझ में आ रहा है? एक रहेगा आपको सीधी सी बात है, आप लोग बीच वाला मार दिया है ना कि हमारे बीच वाला, आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आधा हिस्सा अरब सागर में समानाधिकार ये मिलेगा, मतलब दोनों को जो है सर्किट का जो है आधा आधा हिस्सा अरब सागर में तो समान रूप से बोल रहा है कि आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए। इसी वजह से पॉइंट होनी चाहिए एकदम मध्य पॉइंट, जो कि गहरा बिंदु होनी चाहिए। और ये आपको हम बता चुके हैं, एक बार फिर से ले लेते हैं। पाकिस्तान का क्या कहना है, ये जो आपको हरा लाइनिंग है ना, पाकिस्तान बोलता है इस लाइन से दे दो, ठीक है, ये ग्रीन वाला से दे दो, है ना, भारत की तरफ से सटा करके दे दो, ये मेरा है ना, कौन सा, सर्क्रिक वाला क्षेत्र, कच्छ कारण वाला क्षेत्र। भारत बोलेगा या कह सकता है कि थलवेग सिद्धांत बोलता है, थलवेग सिद्धांत पूरा ऑल जगह काम करेगा, पूरे विश्व में काम करेगा। थलवेग सिद्धांत बोलता क्या है, भारत का कहना क्या है, थलवेग सिद्धांत पर लो, बीच वाला क्षेत्र लो, और थलवेग सिद्धांत के आधार पर। इसी वजह से जो है ये मामला अभी भी फंसा हुआ है। तो 24वीं समानांतर रेखा कहां पर देखने को मिलेगा, यही जगह देखने को मिलता है। ये क्या देखने को मिलता है, ये 24वीं समानांतर रेखा और 24वीं समानांतर भारत और पाकिस्तान के बीच में, या सर्क्रिक विवाद किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तब पर भी जो है दोनों एकदम लड़ रहा है ना। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, भारत और किसके बीच में, नेपाल के मध्य में जो है कौन सी नदी सीमा बनाती है, काली नदी। क्या पूरे जगह से, पूरा नेपाल से भारत और नेपाल पूरा जगह काली नदी है, यहां से वहां है, लेकिन एक लाइन लिखा है, तो अब समझेंगे इसको, कैसे समझेंगे ये देख लेते हैं। तो एक लाइन में लुसेंट में लिखा हुआ है कि भारत और नेपाल के बीच में मध्य में जो है काली नदी आपको सीमा बनाती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच में जो है सीमा का आधिकारिक निर्धारण कब होती है, 1814-16 कह सकते हैं। एक युद्ध होता है, कौन सा, आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, और उस युद्ध आप पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में अच्छे से, उस युद्ध को बोलते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध के नाम से। और कौन सी संधि से संधि समाप्त होता है, सुगौली की संधि समाप्त होता है। और सुगौली की संधि से जो है हम लोगों को जो है बहुत सारा क्षेत्र, हम लोग को मतलब ब्रिटिश भारत को जो है बहुत सारा नेपाल का हिस्सा मिल जाता है, पढ़ चुके हैं ना, कि रानी खेत मिल जाता है, उत्तराखंड मिल जाता है ना। तो ये सब जो क्षेत्र मिलता है किस संधि से, सुगौली की संधि से। हिस्ट्री से एक लाइन अटैच किया है, पढ़ चुके हैं इसलिए अटैच कर दिया है। नेपाल युद्ध आप देखिए, सुगौली संधि पढ़ चुके हैं। चलिए यहां पर आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा, राजा का नाम बता सकते हैं आप लोग, पढ़ चुके हैं, राजा का नाम अमर सिंह थापा है ना। चलिए, तो यहां पर जो है नेपाल के राजा के बीच में जो है आपको काली नदी के पश्चिम का संपूर्ण क्षेत्र किसको माना गया, काली नदी का जो है काली मान लीजिए काली नदी है, तो काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र किसको माना गया,
इंडिया को माना गया, जबकि काली नदी के पूर्व का क्षेत्र किसको माना गया? ये नेपाल को। काली नदी के पूर्व का क्षेत्र किसको माना गया? नेपाल को माना गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस संधि के अनुसार से जो है काली नदी को दोनों देशों के बीच में जो है प्राकृतिक पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो है कह सकते हैं ये सीमा स्वीकार किया गया। दोनों देशों के बीच में काली नदी को क्या कर लिया गया? ये सीमा रेखा निर्धारण कर लिया कि पूर्व में जो है नेपाल रहेगा, पश्चिम में क्या रहेगा? नहीं नहीं, पश्चिम में रहेगा क्या? भारत रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, इस जगह कोई दिक्कत नहीं है। भारत के अनुसार से जो है काली नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? काला पानी से। भारत के अनुसार से ये इसका उद्गम कहां से हो रहा है? काला पानी से हो रहा है। काला पानी के पास जो आपको मौजूद एक जलधारा है, वहीं से कुंड से ये आपको देखने को मिल रहा है, जो लिपुलेख दर्रे के एकदम नीचे है। लिपुलेख दर्रा जो है उसके नीचे आपको देखने को मिलता है क्या? जलधारा। और ये जो है जलधारा यही से काला पानी का एक क्षेत्र है, उस जगह से ये रिलीज हो रही। कौन सी नदी? ना, काली नदी। नाम है काला पानी, और काला पानी से कौन सी नदी? काली नदी रिलीज हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत 1950 के दशक से इस क्षेत्र पर जो है प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। कब से? 1950 से ही रखता है। यहां जो है भारतीय सेना का जो है आईटीबीपी की क्या है? चौकी आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले 1900, अब देखिए शुरुआती दौर में जो है जब बंटवारा हुआ था, ये तो आप समझ चुके हैं कब होती है? 1816 में संधि हो रही है। उसके बाद जो है क्षेत्र था जो भारतीय, जब मान के चलिए आजाद हुआ 1947 में आजाद हुआ, तो भारत अपना अपना क्षेत्र देखा कहां कहां से क्षेत्र है, ठीक है, और इस क्षेत्र में कोई नहीं रहता था, तो भारत बोला कि इस क्षेत्र में तो मेरा अपना क्षेत्र है। जब इसके पास जो ब्रिटिश भारत गया सब चीज छोड़ के गया, तो इस पे सिग्नेचर करके रखा है ना, सुगौली की संधि के द्वारा। तो सुगौली की संधि तो ये तो बोला कि भारत मेरे पास है, तो मेरा अपने पास जो है इसको रख लिया। और ये विवाद का क्षेत्र है। भारत और आपसे पूछा जाएगा भारत और नेपाल के बीच में कौन सा विवाद का क्षेत्र है? यही काला पानी। अब कैसे विवाद आ रहा है आइए देख लेते हैं। नेपाल का मानना क्या है कि काला पानी से भी जो है आगे पश्चिम में स्थित आपको लिम्पियाधुरा से निकलने वाली आपको कुटी यांगती नदी ही जो है मुख्य काली नदी है। इसका कहना है कि जो काला पानी का क्षेत्र है, जो लिपुलेख दर्रा है, यहां से जो है आप मान रहे हैं ये सही नहीं है। इसके आपको उसी पश्चिम में देखने को मिलेगा, उसी के पश्चिम में देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि यहां पर था ये काला पानी की सजा, बोलेगा यहां से नहीं, यहां के पश्चिम में देखने को क्या मिल रहा है? इसके पश्चिम में आपको देखने को मिल रहा है क्या? लिम्पियाधुरा आपको एक कुटी यांगती एक नदी देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस जगह से ये नदी निकलती है। तो यहां ये बोलेगा कि भारत, नेपाल बोलेगा कि यहां से तुम्हारा क्षेत्र है, पश्चिम और पश्चिम जाओ। भारत बोलेगा अरे काला पानी से बांटे हैं, जब काला पानी से बांटे तो काला पानी से ना हम रहेंगे, है ना। बोलेगा कि काला पानी जो पूर्णतः किसमें रहेगा? मेरे में रहेगा। काला पानी से उधर तुम रहो, इधर हम रहेंगे, ठीक है। अब यही से ये विवाद का क्षेत्र है। वो बोलेगा कि तुम जो है हमको छोटका समझ के क्या कर रहे हो, हर कार्ड है, है ना, मेरे पर जो है अधिकार कर रहे हो। भारत बोलेगा कि किसी से हम अधिकार नहीं कर रहे, ये पूर्णतः मेरे पास सिग्नेचर किया हुआ है और तुम सिग्नेचर करके गए हो, इसी वजह से मेरे पास रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी सरकार वहां पर भी ऊपर नीचे जब होती है, कोई सरकार भारत के पक्ष में रहता है, कोई सरकार विपक्ष में रहता है, इस आधार पर जो है नेपाल का काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा लगभग 370 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है अपना हिस्सा वो मानता है। कौन मानता है? नेपाल। और 2020 में क्या करता है नेपाल जो है एक नया राजनीतिक आपको नक्शा जारी करता है और अपना नक्शा में क्या करता है, ये सब दर्रा जो है ये दिखा देता है ये मेरा है, ठीक है। इसी वजह से जो है ये भी मामला फंसा हुआ है। उस जगह वो काला पानी के क्षेत्र के बगल उसके पश्चिम में है, हाँ अपना भारत में तो है ही। वो बोलता है और तुम उधर जाओ, उस जगह से जाओ तुम, है ना, यहां से मत रहो, ठीक है। तो ये आप देखेंगे सीमा का जो भौगोलिक विभाजन, देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा एक लाइन में कि आपको पश्चिम, यहां पर भी देखेंगे सेक्टर कितने सेक्टर में बांटा गया है? 3 सेक्टर में बांटा गया है, पश्चिम, पूर्वी और उसके बाद दक्षिणी सीमा में बांटा गया है। पश्चिमी सेक्टर जो आपको रखा गया है ये काली, जो कह सकते हैं महाकाली नदी का, जो कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच ये सीमा पर निर्धारण करती है। किसके बीच में? उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। उत्तराखंड और नेपाल के बीच में कौन सी नदी? काली नदी। इसी को जो है महाकाली नदी के नाम से, कहीं कहीं पर जो है शारदा के नाम से जाना जाएगा। भारत में आ जाएगा तो कौन से शारदा के नाम से इसको जाना जाएगा। चलेंगे आगे, यदि बात करेंगे पूर्वी सीमा, यदि बात करेंगे यहां पर जो पूर्वी मेची नदी, कौन सी नदी है आपको? मेची नदी और सिंगल लीला कह सकते हैं कि
सिंगाल लीला आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलता है, ये पूर्वी सीमा को। और पूर्वी सीमा कहां पर रहेगा? जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल का जो नेपाल के बीच में यदि बात करें कि ये यहां पर जो सीमा रेखा निर्धारण होती है, ये किससे होती है? पूर्वी सीमा मेची नदी से होती है। पूर्वी सीमा किससे? जो खास कर सिक्किम और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, वहां पर जो है काली नदी नहीं होती है, वहां पर किससे होती है? मेची नदी से होती है। यदि बात करें कि दक्षिणी सीमा, एक और दक्षिणी सीमा जो है ये तराई क्षेत्र कह सकते हैं, जैसे कि भारत और ये बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, नेपाल वाला क्षेत्र है, ये कैसे होती है? यहां पर जो है एकदम जमीन है, लैंड बाउंड्रीज है ना। यहां पर आपको पता नहीं चलेगा कि कब भारत में चल गए, कब पाकिस्तान में चल गए। पाकिस्तान बोल रहे हैं, भारत और नेपाल के जो है ना, कब भारत से कब चले जाएगा नेपाल में पता नहीं चलेगा, एकदम रोड है, ठीक है, बीच में सिर्फ एक गेट बना हुआ है। तो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाके जो है लगभग लगती है, और ये भू सीमा कह सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? तराई का क्षेत्र बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? इसको तराई का क्षेत्र। तो तीन क्षेत्र है, एक काली नदी, मेची नदी, तराई का क्षेत्र। जो बिहार और यूपी और पश्चिम बंगाल का जो देखने को मिला मैदानी इलाका, किससे सीमा रेखा निर्धारण होती है? तराई क्षेत्र से होती है। मेची नदी से कहां होती है? सिक्किम पश्चिम बंगाल की तरफ होती है। काली नदी से कहां होती है? उत्तराखंड की तरफ होती है। समझ में आ चुका? ऐसा नहीं कि काली नदी एक लाइन में दे दिया, एक के लाइन में सब जगह मार देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते रहेंगे। अगला देखते हैं, आपको पटकाई की पहाड़ी देखने को मिलेगा। इसको पूरा का पूरा हम कर ये लेते हैं। पटकाई की पहाड़ियां जो है भारत के उत्तर पूर्वी आपको हिस्से और म्यांमार के, आपको पुराना नाम क्या है? बर्मा है ना। चलिए ये आपको किस में दिया है? लुसेंट है, चलिए दिया होगा आपको। पटकाई की जो पहाड़ी देखने को मिलता है भारत और किसके बीच में? म्यांमार के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। एक लाइन में दिया होगा कि भारत और म्यांमार के बीच में पटकाई है ना। लेकिन प्रश्न में आपको अराकान योमा भी आया था, है ना? क्या टेस्ट में नहीं गए थे? टेस्ट में भी था, है ना, अराकान योमा। चलिए, तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है पटकाई की जो पहाड़ियां है कि भारत और पूर्वी, आपको उत्तर पूर्वी के हिस्से जो है म्यांमार, आपको स्पष्ट कर दिया है भारत और उत्तर पूर्वी। तो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से म्यांमार के बीच में ये क्या करती है? प्राकृतिक और भौगोलिक सीमा का ये निर्धारण करती है। किन दो देशों के बीच में? भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार, और म्यांमार का पुराना नाम क्या नाम था? बर्मा था। इस दोनों के बीच में कौन सी पहाड़ी है? पटकोई, है ना। कौन सी पहाड़ी है? पटकोई या पटकाई, है ना, पटकाई बूम कहते हैं। पटकाई बूम की ये पहाड़ी आपको देखने को मिलता है। क्या बोले? चलिए आइए देखेंगे। पटकाई की जो ये पहाड़ी है हिमालय पर्वतमाला के, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। पटकाई की जो पहाड़ी है हिमालय पर्वतमाला के कहां पर देखने को मिलता है? ये उत्तर पूर्वी का विस्तार है, और इसी को जो है आपको किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? पूर्वांचल। हम लोग पढ़ेंगे इसको, आगे चलकर पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जान लेते हैं एक लाइन में कि जो पटकाई की पहाड़ी आपको देखने को लगे, पटकाई की पहाड़ी आ कहां से रहा है? तो ये जो है हिमालय पर्वतमाला का ही एक क्षेत्र है, हिमालय का। और हिमालय का किधर? उत्तर में और पूरब में। उत्तर में और पूरब में ये क्षेत्र आपको देखने को होता है, और इसी को जानते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। म्यांमार जो आपको देखने को होता है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, जैसे किस किस से सटती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। किससे किससे? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। एक लाइन आप ट्रिक लेना चाहते हैं तो आपकी मामी का क्या नाम है? आपकी मामी का नाम नहीं पता है? जो नाम है, ठीक है, आप अपनी मामी का नाम रख लीजिएगा क्या? अरुणा। क्या नाम रखिएगा? अरुणा। और अरुणा क्या नाम रखिएगा? अरुणा ईरानी हीरोइन हुआ करते थे कभी, है ना। माँ का रोल सब में नहीं देखे? बेटा के में जो है अनिल कपूर के माँ का रोल में अरुणा ईरानी है ना। तो पहले हीरोइन हुआ करते थे, बाद माँ का रोल में आने लगी, है ना। चलिए, तो यहां पर अरुणा किसका नाम रहता है? लड़की का। और आपकी मामी का क्या नाम है? अरुणा। आपकी मामी का नाम अरुणा, ठीक है। और मामी यहां पर इसी तरह से लिखेंगे, मामी दुर्गी का नहीं लिखेंगे, मामी ठीक लिखे, है ना। एकदम ठीक बनाना है, इस वजह से इस तरह से लिखे, है ना। रूबिका लियाकत की तरह से शिक्षा नहीं लिखेंगे, ठीक है। चले यहां पर आइए। अरुणा से क्या बनाएंगे? यहां से दो राज्य बनाएंगे। एक बनाएंगे आपको अरुणाचल प्रदेश। क्या बनाएंगे? अरुणाचल प्रदेश। ना से क्या बना लेंगे? नागालैंड, है ना। मो से क्या बना लेंगे? मणिपुर। मी से क्या बना लेंगे? मिजोरम, ठीक है। कोई दिक्कत यदि भूल जाते हैं तब इसका प्रयोग करेंगे। आपको क्या कहते हैं? पूर्वी राज्य भी आ जाएगा, और म्यांमार से सटा हुआ कौन सा राज्य आएगा? ये भी आ जाएगा। चलिए अब आते हैं, यहां पर आते हैं। अब देखेंगे, ये तो आपको देखने को मिल रहा है म्यांमार और
जो उत्तर पूर्वी राज्य है, जो अरुणाचल प्रदेश से, ये तो पूरा तरह से सटता है म्यांमार से, ये सभी राज्य सट रहा है ना। तो क्या पटकोई जो पटकाई आपको देखने को मिल रहा है, सभी जगह है क्या? सभी जगह नहीं है। उसकी श्रृंखला जो देखते हैं उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नागा की पहाड़ी कहां पर है? आपको एक लाइन तो याद हो गया ना कि पटकाई जो किससे सटा है? अरुणाचल प्रदेश से। किससे सटा है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार। और जबकि नागा की पहाड़ी किससे? नागालैंड और म्यांमार। नागा नाम है, नागा और म्यांमार। मणिपुरी की पहाड़ी मणिपुर और म्यांमार, नाम से मिलता है। मिजोरम और म्यांमार। एक इसको जो है लुसाई बोलते हैं, लुसाई थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लुसाई है ना, लुसाई नाम से मिलता है। तो लुसाई किससे? आपको मिजोरम और म्यांमार, मिजोरम और म्यांमार से। तो ये सीमा जो निर्धारण करती है कौन करती है? आपको किससे? म्यांमार से हो रही है, याद रहेगा। तो कठिन हो रहा है। पटकाई है ना, अरुणाचल प्रदेश से जो होगा पटकाई होगी, है ना, केवल पटकाई, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका अलग अलग श्रृंखला आ रहा है। और यहाँ पर आपको एक और आपको लाइन आप समझाते हैं अराकान योमा कहां से आ रहा है। पटकाई पहाड़ियां और अराकान योमा एक ही विशाल पर्वत प्रणाली का क्या है? ये हिस्सा है। मान लेते हैं ये आपको चल रही थी, पटकाई को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम चला जा रहा है। हम वैसे नाम बोल देते हैं एक बार के म्यांमार और किसके बीच में? म्यांमार और भारत के बीच में। लेकिन अब स्पष्ट तौर पर हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश और किसके? म्यांमार। नागा आपको नागा और म्यांमार। उसके बाद आपको मणिपुरी और किसके बीच में? म्यांमार के बीच में। उसके बाद लुसाई या मीरो किसके बीच में? म्यांमार के बीच में। उसी पटकाई को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जा रहा है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, ये जो जैसे हम लेते हैं कि हम लोग के भारत में जहां तक आपको भारत का क्षेत्र था, ऐसा नहीं कि ये जो हिमालय वाला यहीं तक रुका, ये हिमालय वाला तो म्यांमार में भी चल जाएगा। यहां से आप बात मान लेते हैं कि म्यांमार का हिस्सा है। तो जहां तक हम लोगों का हिस्सा था इसको पटकाई के नाम जानते थे। क्या नाम जानते थे? पटकाई के नाम से। क्या नाम जानते हैं? पटकाई पहाड़ी के नाम से जानते थे। और जैसे ही ये म्यांमार में अब अंदर चला गया, अब उसको हमको लेना देना नहीं है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? अराकान योमा। जो म्यांमार में उसको किस नाम जानेंगे? अराकान योमा। यही आपको लिखा हुआ है। ये जो आपको एक ही श्रृंखला है ना, ये सतत श्रृंखला चल रही है, ठीक है। हिमालय का ही सतत श्रृंखला ये चल रही है। पटकाई जो है आपको अराकान योमा का एक ही विशाल पर्वत आपको प्रणाली के ये हिस्से है। उत्तरी भाग आपको देखिएगा, ये जो आपको यहाँ पर दो भाग देख लेते हैं, एक आपको नॉर्थ वाला भाग, एक क्या है? साउथ वाला भाग। उत्तरी भाग जो है इससे भारत में पटकाई बम है ना, पटकाई बूम कहते हैं। पटकाई बूम ले लीजिए। पटकाई बूम के नाम से नागा पहाड़ियां, मणिपुर और पहाड़ियां कहा जाता है। तो समझ में आ चुका है, ठीक है। जो भारत में उत्तरी भाग में हम लोग को देखने को मिला था। दक्षिण और मध्य भाग में जो देखने मिलता है, जैसे यह श्रृंखला आगे म्यांमार की ओर बढ़ती है, इसका मुख्य रूप जो है अराकान योमा कहा जाता है। जैसे म्यांमार में जाती है, किस नाम जानते हैं? अराकान योमा के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो हम लोग रखते हैं यहां तक आज का क्लास। बांग्लादेश वाला जो है थोड़ा सा जो है तो हम लोग प्रश्न पूछ चुके हैं। आप देखे होंगे कि ये प्रश्न आपसे पूछे थे एनक्लेव के बारे में, है ना। तो एनक्लेव की चर्चा हम लोग करेंगे, कल चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन भी यहाँ से पूछे थे आपको, 100वां संविधान संशोधन 2015 में ये भी प्रश्न पूछे थे, ये चर्चा करेंगे कल। और हम आज रखते हैं यहाँ तक। हम वैसे समाप्त हो चुका है और इसके आगे हम लोग लेंगे हिस्ट्री की क्लास, ठीक है। 2 मिनट आपके पास समय है ब्रेक का, आप पानी पी सकते हैं, जो कर रहा है कर सकते हैं।